पुस्तक 22 अध्याय 24 संरचना को चीरना। ऑल फाइन्स वर्ल्ड। क्या अधिपति स्तर? काले वस्त्रधारी देवराज को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि वह अपनी 5वीं तलवारबाजी की बदौलत अधिपति स्तर के करीब ही था? अभी तो कुछ ही साल हुए हैं। वह अचानक अधिपति स्तर पर कैसे पहुंच गया? काले वस्त्रधारी गॉडकिंग को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में आग का गोला धधक रहा हो, जिससे वह बहुत दुखी हो रहा था। वह चिल्लाया, ब्लैक हेवन, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बस कुछ चीजें नहीं देख रहे थे? दिव्य अमर ब्लैक हेवन काले वस्त्रधारी गॉडकिंग की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठा सका। इसके बजाय उसने सभी राक्षसों के स्वामी की ओर गंभीरता और सम्मानपूर्वक कहा, गुरु गॉडफ्री विद स्पाइक बहुत क्रोधित है। जी निंग पहले से ही निर्विवाद रूप से शक्ति के अधिपति स्तर पर है। गुरु, हमें क्या करना चाहिए? निस्संदेह। काले वस्त्रधारी देवराज ने ये सुनकर दांत पीस लिए। लानत है, कैसे 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 ये बालक, जिसने 1000 साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था, अचानक त्रिलोक के शिखर पर पहुंच गया। यहाँ तक कि वह, जो दानव हृदय के स्वामी का परम शिष्य और निर्बाध द्वारका नामात्र का नेता था, अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। तुम मूर्ख हो। डाउन द डेविल हैंड ने काले वस्त्र पहने गॉडकिंग की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। अरे मूर्ख! शब्द सुनते ही काले वस्त्रधारी गॉडकिंग अचानक अपनी अचंभे से बाहर आ गया। उसने हमेशा दूसरों के दिलों से खेला था, लेकिन इस बार उसने खुद से खेला था। उसने जी निंग को शक्तिशाली होते देखा था और उसने खुद जी निंग को एक के बाद एक झटके दिए थे। अब जी निंग त्रिलोक के शिखर पर पहुंच गई थी और वास्तव में इसमें गॉडकिंग की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। गॉडकिंग दुखी और दबा हुआ महसूस क्यों नहीं कर सकता था? हालांकि वह एक असाधारण व्यक्ति भी था। वह अपनी क्षणिक बेहोशी की स्थिति से जल्दी ही उबर गया। फेन लॉर्ड डार्कनॉर्थ पहले ही एक अधिपति श्रेणी की शक्ति बन चुका है। वह बहुत जल्दी प्रशिक्षण लेता है। हमें उससे तुरंत छुटकारा पाना होगा, काले वस्त्रधारी गॉडकिंग ने कहा। मुझे पता है। सभी राक्षसों के स्वामी ने भौहें चढ़ाईं। मैंने सुना है कि होवी, सुइरेन और सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं का एक समूह पहले ही निकल चुका है। अगर हम हस्तक्षेप करना भी चाहें तो हमें पहले गोल्ड रिवर की दुनिया में जाना होगा, फिर धीरे धीरे युद्ध स्थल तक उड़ान भरनी होगी। हम शायद होवी के समूह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम मदद नहीं कर पाएंगे। ब्लैक हेवन, गॉडफ्री विद स्पाइक से कह दो कि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, सब उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, ब्लैक हेवन ने सिर हिलाया। उसे ये भी बता दो, सभी राक्षसों के स्वामी ने निर्देश दिया, जितने भी मार सके मार डाले। उसे तथागत को जल्द से जल्द मारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक हेवन ने सम्मानपूर्वक कहा। राक्षसों का सरदार एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नुवा एलायंस की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। हम उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर पाए, लेकिन हमने उनके लिए एक जी निंग बना ही दिया। गॉडफ्री विद स्पाइक, हम इस एलियन आउटसाइडर के पेट में बुरी योजनाएं भरी हैं। उसे नुवा एलायंस से लड़ने दो। गोल्ड रिवर की दुनिया, भव्य संरचना के बाहर फूक्सी ने खुशी से निंग को देखा। उसने तुरंत कहा, अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। ऐसे समय में तुम्हारा सफल होना इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग हमारे साथ है। तथागत ने अपनी दिव्य शक्ति का बहुत अधिक उपयोग कर लिया है। वह अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हमें तुरंत सेना में घुसकर उसे बचाना होगा। ये संरचना काफी जटिल है। निंग ने अपने सामने की संरचना को घूर कर देखा। हाँ, फूक्सी ने सिर हिलाया। अगर हम धीरे धीरे इसका विश्लेषण और विखंडन करने में समय लगाएं तो हमें लगभग 1 घंटा लगेगा। तब तक तथागत बहुत पहले ही मर चुके होंगे। फूक्सी ने आगे कहा, तथागत हमारे गठबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अगर उनका असली शरीर नष्ट हो गया तो अंत्युत के दौरान हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें बचाना ही होगा। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? निंग ने तुरंत पूछा। हालांकि उसे संरचनाओं के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन फूक्सी की तुलना में वह बिल्कुल नासमझ बच्चे जैसा था। फूक्सी ने कहा, किसी भी संरचना के अक्षुण्ण बने रहने के लिए उसका स्थिर रहना जरूरी है। अगर कोई संरचना अस्थिर हो जाती है तो वह आसानी से ढह सकती है। आखिरकार वह बाहरी शक्ति पर निर्भर है। निंग ने सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत को समझ गया। वहाँ फूक्सी ने दूर की ओर इशारा किया। तुरंत दिव्य शक्ति की एक किरण संरचना के उस हिस्से की ओर उड़ी। ये संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे चाहिए कि तुम उस बिंदु पर संरचना को चीरने की पूरी कोशिश करो। अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसे जितना हो सके उतना चौड़ा चीर दो। इससे संरचना पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे मेरे लिए इसे तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, निंग समझ गया। निंग तुरंत उस स्थान की ओर उड़ चला। वाह! उसका शरीर तुरंत ही आकार में विस्तृत हो गया। एक साधारण श्वेत वस्त्रधारी युवक से 30,000 मीटर ऊंचे एक विशालकाय दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसी समय निंग ने अपनी 3 सिर 6 भुजाएं तकनीक का प्रदर्शन किया। उसकी 6 भुजाएं एक साथ फैल गईं, जिससे उनमें 6 तीखी तलवारें प्रकट हो गईं। फिर उसने ब्राइट मून तलवार कला के रक्तपात मुद्रा का प्रयोग करते हुए जोर से आगे की ओर वार किया। उसकी तलवारें प्रकाश की गति से भी तेज गति से उस समूह की ओर वार कर रही थीं। ये संरचना अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। जब निंग की 6 भुजाएं बाहर निकलती तो उसे एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल का आभास होता जो उसे पीछे धकेल रहा था। ये संरचना गॉडफ्री विद स्पाइक ने तथागत को फंसाने और उन्हें मारने के लिए बनाई थी। इसे बलपूर्वक तोड़ने के लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। खुशकिस्मती से फूक्सी ने निंग से ऐसा करने को नहीं कहा था।
उसने निंग से बस उसे परेशान करने और बिगाड़ने को कहा था। एक बार जब संरचना अस्थिर हो गई तो फुक्सी के लिए उसे तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद केवल एक अधिपति स्तर का व्यक्ति ही संरचना को सिर्फ बिगाड़ने में सक्षम होगा। तुम सब डार्कनॉर्थ की मदद के लिए जाओ, फुक्सी जल्दी से चिल्लाया। उसी टुकड़ी पर हमला करो जिस पर डार्कनॉर्थ हमला कर रहा है। हाँ ठीक है, हमला करो। कुआफू का दस्ता और दाववादी ज़ेड कॉल्ड्रॉन का दस्ता तुरंत अपनी अपनी टुकड़ियों में शामिल हो गए और टुकड़ियों पर हमले शुरू कर दिए। फुक्सी के अधीन 3 मानव भी हमलों में मदद करने लगे। हालांकि वे फुक्सी के पास ही रहे और उसकी रक्षा करते रहे क्योंकि वह अपना पूरा ध्यान टुकड़ियों पर लगाए हुए था। अरे, निंग को अचानक लगा कि चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं। दांत पीसते हुए उसने धीरे से गुर्राहट भरी। वूश! उसकी 6 तलवारों ने संरचना को चीर डाला, जिससे संरचना में एक छोटा सा छेद हो गया। दरार इतनी बड़ी थी कि कोई अंदर जा सकता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। ये संरचना खतरों से भरी हुई थी। अंदर जाने से पहले पूरी संरचना को नष्ट करना पड़ता। फुक्सी ने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया और पूरी तरह से संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। संरचना के अंदर तथागत पतन के कगार पर थे। उनकी दिव्य शक्ति का 10वां हिस्सा भी शेष नहीं बचा था। ये 2 बाहरी अधिपति कहाँ से आए? ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ये सचमुच एक विपत्ति है और इस विपत्ति का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। मुझे उम्मीद है कि हम इसका कारण अंत में ही समझ पाएंगे, तथागत ने मन ही मन सोचा और मन ही मन आह भरी। आदि युग का अंत करने वाले युद्ध के अंत में ही उन्हें पता चला कि यह सर्वदेव ही थे जिन्होंने सब कुछ भड़काया था। इस बार अभी तो शुरुआत ही हुई थी, लेकिन 2 एलियन आउटसाइडर्स जो अधिपति श्रेणी के थे पहले ही प्रकट हो चुके थे। इससे तथागत सचमुच चिंतित हो गए। उसकी रक्षात्मक क्षमताएं अद्भुत थीं। त्रिलोक में वह एक ही समय में 3 अधिपतियों के हमलों का सामना करने में सक्षम था। अभी उसका सामना केवल 2 बाहरी अधिपतियों से था, लेकिन वह हार के कगार पर था। स्पष्ट रूप से इन 2 बाहरी अधिपतियों के हमले अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, त्रिलोक के अधिपतियों से कहीं अधिक। अरे, गॉडफाइंड विद स्पाइक ने अचानक भौहें चढ़ाईं। ये संरचना क्यों कमजोर होने लगी है? वह संरचना पर नियंत्रण रख रहा था। वह साफ साफ समझ रहा था कि संरचना का एक अहम हिस्सा तेजी से कमजोर होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्द ही पूरी तरह से ढह जाएगी। गुरु, गुरु! 3 सुनहरे कवचधारी वाटरियन अचानक प्रकट हुए। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, वह इंसान डार्कनॉर्थ 30,000 मीटर लंबा हो गया है। वह हमारी संरचना को ध्वस्त करने में फुक्सी की मदद करने के लिए संरचना को तहस नहस कर रहा है। क्या आप इस संरचना को तोड़ रहे हैं? गॉडफाइंड विद स्पाइक तुरंत समझ गया। एक अस्थिर संरचना को तोड़ना कहीं ज्यादा आसान था। उसने तुरंत कहा, सेबर, जल्दी करो और जी निंग को संरचना को तोड़ने से रोको। जी निंग की मदद के बिना फूशी को संरचना को सुझाने में काफी समय लगेगा। तथागत को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस तेजी से उनकी दिव्य शक्ति खर्च हो रही है, मुझे लगता है कि जल्द ही उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक हाथ वाले आदमी ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने बस सिर हिला दिया। झटपट वह तुरंत तेज गति से उड़ गया और जी निंग की ओर झपटा। धर्मात्मा विद स्पाइक ने अपना सिर घुमाकर तथागत को घूरा, जो अभी भी कमल मुद्रा में बैठे थे। वह ठंडी हंसी हंसा। तथागत, आपकी मानव जाति को एक नया अधिपति डार्कनॉर्थ मिल गया है, लेकिन ये बेकार है। सेबर जी निंग से निपटने गया है। जी निंग की मदद के बिना फुक्सी समय पर इस संरचना को नहीं तोड़ पाएगा। जब तक वह ऐसा करेगा तब तक आप बहुत पहले ही मर चुके होंगे। भगवान बुद्ध ने अपनी सभी दिव्य क्षमताओं का उपयोग जारी रखा तथा गॉडफाइंड विद स्पाइक के हमलों का प्रतिरोध करने का प्रयास किया। गॉडफाइंड विद स्पाइक और सेबर दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। आखिरकार दोनों ही बड़े देवता थे। भगवान बुद्ध केवल एक सच्चे देवता थे। वे उनका प्रतिरोध तभी कर पाते थे जब वे अनेक दिव्य क्षमताओं, गुप्त कलाओं और परम प्रहारों का प्रयोग करते। अब जब सेबर चला गया था तो तथागत के लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई थीं। फिर भी अपनी दिव्य शक्ति का केवल 10वां भाग बचा होने के कारण वे जल्द ही मरने वाले थे। हार्ग! विशालकाय जी निंग ने एक बार फिर अपनी 6 भुजाओं से वार किया। उसके हाथ इंद्रधनुषी रोशनी से ढके हुए थे और उसने अपने द्वारा बनाए गए छेद को गुस्से से फाड़ दिया। सावधान, डार्कनॉर्थ! तथागत ने कहा है कि एक कृपाणधारी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी ओर आ रहा है। ग्रेसफुल पीकॉक ने जल्दी से संदेश भेजा। ग्रेसफुल पीकॉक के संदेश के कुछ ही पल बाद निंग ने एक भुजाधारी सुनहरे कवचधारी आकृति को प्रकट होते देखा। एक भुजाधारी व्यक्ति का आकार तेजी से बढ़ता गया और वह 30,000 मीटर ऊंचा भी हो गया। यह एक भयानक दिखने वाला आदमी था जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। उसने हाथ में एक कृपाण पकड़ी हुई थी और निंग को घूर रहा था। एक कदम आगे बढ़कर वह निंग के सामने प्रकट हुआ और फिर अपने हाथ में ली हुई कृपाण से उसे काट डाला। उसकी कृपाण जोर से चमक रही थी और एक अदम्य शक्ति का आभास लिए हुए निंग की ओर टूट पड़ी। निंग के पास 2 विकल्प थे। पहला था फॉर्मेशन को चीरते रहना, दूसरा था ऐसा करना छोड़ देना और उसकी जगह सेबर को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना। डार्कनॉर्थ, कुआफू, ग्रेसफुल पीकॉक, ज़ेड कॉल्ड्रॉन और दूर से मदद कर रहे बाकी लोग चौंक कर चिल्लाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कृपाण की रोशनी निंग के शरीर तक पहुंची तो उसने कृपाण को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए संरचना को चीरने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। झंकार! जब तीखे ब्लेड ने निंग के दिव्य शरीर पर वार किया तो उसके सफेद वस्त्र फट गए। निंग की त्वचा की सतह से चिंगारियां निकल रही थीं और एक सफेद निशान दिखाई दे रहा था।
लेकिन तलवार निंग की त्वचा में घुस भी नहीं पाई थी। निंग ने बस इतना ही किया कि एक हाथ वाले आदमी को ठंडी नजर से देखा। पुस्तक 22 अध्याय 25 स्वर्ण प्रतिमा। कृपाण जी निंग की छाती पर बस एक सफेद निशान ही छोड़ पाए, लेकिन उसमें जो शक्ति थी वह वाकई चौंकाने वाली थी। इससे जी निंग पीछे की ओर गिर गया, लेकिन क्योंकि उसने संरचना में हुए फटे हिस्से को पकड़ रखा था, इसलिए वह वार की शक्ति का लाभ उठा पाया। ये कैसे संभव है? एक हाथ वाला आदमी हक्का बक्का रह गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह 1000 साल से भी कम समय से प्रशिक्षण ले रहा है? क्या वह अभी हाल ही में एक सच्चा ईश्वर नहीं बना है? उसका दिव्य शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने के बराबर कैसे हो सकता है? एक ऐसा शरीर जो एक शीर्ष ग्रेड प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर था। 8-9 रहस्यमय कला का 9वां चक्र इसे पूरा नहीं कर सकता था। तीनों लोकों में ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति भगवान तथागत बुद्ध थे। तथागत का स्वर्णिम शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक खजाने के समान था। यही कारण था कि जब सेबर और गॉडफाइंड विद स्पाइक कभी कभी उन पर वार करने में कामयाब हो जाते थे तो वे उन्हें जरा भी घायल नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि उनकी योजना उन्हें दबाने और फिर उन्हें बंद करने की थी। लेकिन अब जी निंग का दिव्य शरीर भी उसी स्तर पर पहुंच गया था। वह तो बस एक स्थानीय आदिवासी है। वह असल में एक हाथ वाले आदमी का दिल धड़क रहा था। खुआफू, जैट कॉलड्रॉन, फूक्सी और दूर से देख रहे बाकी लोग भी हैरान थे। जब उस आउटसाइडर अधिपति ने डाकनॉर्थ पर कृपाण से वार किया तो उसके शरीर पर बस एक छोटा सा सफेद निशान ही रह पाया। सभी दर्शकों की दूरदर्शिता अद्भुत थी। जब उन्होंने एक हाथ वाले आदमी को हमला करते देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि वार कितना भयानक और शक्तिशाली था। तथागत ने स्वयं बहुत पहले कहा था कि आदिकालीन खंडहर लोक में 2 अधिपति हैं। एक भुजाधारी कृपाणधारी था, जबकि दूसरे के पास एक पूंछ थी। निंग स्वयं काफी शांत था। अगर वह अभी अभी सच्चा ईश्वर बना होता तो बेशक वह उस आघात को झेल नहीं पाता। हालांकि उसके लिए लगभग 2000 साल बीत चुके थे। विश्वदेव नॉर्थवेस्ट स्वयं एक दैत्यदेव शरीर शोधक थे। वे अत्यंत शक्तिशाली वास्तवन महल के सदस्य भी थे। व्यक्तिगत शक्ति की दृष्टि से वे विश्वदेवताओं में भी सर्वोच्च शक्ति के शिखर पर थे। सबसे कमजोर विश्वदेवताओं और सबसे शक्तिशाली विश्वदेवताओं के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर था। ठीक उसी तरह जैसे तृतीय श्रेणी के सच्चे अमर और प्रथम श्रेणी के सच्चे अमरों के बीच शक्ति का बहुत बड़ा अंतर होता है। एक प्राचीन विशेषज्ञ के रूप में जिसने अपने शक्तिशाली संप्रदाय से अनेक शिक्षाएं प्राप्त की थीं, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वायलेट ज्वेल जैसी चीजें और अनाम तलवार कला जैसी भयानक तलवार कलाएं प्राप्त करने में सक्षम था। विश्वदेव नॉर्थवेस्ट ने स्वाभाविक रूप से निंग के लिए कई अविश्वसनीय तकनीकें छोड़ी थीं। हालांकि उन्होंने निंग को जो तकनीकें दी वे उतनी अच्छी नहीं थीं जितनी वे स्वयं इस्तेमाल करते थे। फिर भी वे ऐसी तकनीकें थीं जो अधिकांश सामान्य विश्वदेवों के पास भी नहीं होती। सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताओं से बचें। निषिद्ध कौशल। उन्होंने ऐसी कई क्षमताएं आगे बढ़ाई थीं। निंग ने बहुत पहले ही हार्टफोर्स स्क्राइंग तकनीक और हार्टफोर्स सोल लॉक तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उन्होंने एक सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता में भी महारत हासिल कर ली थी। विश्वदेवता नॉर्थवेस्ट ने जी निंग को स्वर्ण प्रतिमा नामक एक दिव्य क्षमता प्रदान की थी। स्वर्ण प्रतिमा दिव्य क्षमता एक ऐसी क्षमता थी जिसे विश्वदेवता नॉर्थवेस्ट ने स्वयं प्रशिक्षित किया था। यह कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जो उसने वास्थेवेन पैलेस से सीखी हो। हालांकि उसने वास्थेवेन पैलेस से कुछ तकनीकें सीखी थीं, लेकिन अंतहीन आदिम अराजकता से गुजरते हुए उसे कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा और अंततः स्वर्ण प्रतिमा की दिव्य क्षमता के ऊपरी और मध्य भाग को प्राप्त कर लिया। इस दिव्य क्षमता को प्राप्त करने के बाद विश्वदेवता नॉर्थवेस्ट ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही अपनी पिछली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता को त्याग दिया और पूरी तरह से इस पर ध्यान केंद्रित किया। स्वर्ण प्रतिमा की दिव्य क्षमता का एक असाधारण इतिहास था। अनंत आदिम अराजकता में एक अत्यंत विशाल संसार था जो संपूर्ण त्रिलोकों से भी कहीं अधिक विशाल था। यह एक ऐसा संसार था जो क्षणभंगुर अराजकता के संसारों के विपरीत अनंत काल तक बना रह सकता था। 10, 100, 1000 अराजकता चक्र बीत सकते थे, लेकिन ये संसार बना रहेगा। इस विशाल संसार के केंद्र में एक विशाल उड़ता हुआ द्वीप था और उस द्वीप के ठीक ऊपर एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा मंडरा रही थी। वह स्वर्ण प्रतिमा 54,000 मीटर ऊंची थी और उससे असीम शक्ति और वैभव का आभामंडल निकलता था। इस आभामंडल के कारण विश्व के देवता भी उस उड़ते हुए द्वीप पर पैर नहीं रख पाते थे। फिर एक दिन एक परम प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने अनगिनत वर्षों से उस स्वर्ण प्रतिमा को देखा था, अंततः उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सफल रहा और उसने स्वर्ण प्रतिमा की दिव्य क्षमता का आविष्कार किया। ये तुरंत ही अस्तित्व में मौजूद सबसे उत्कृष्ट दिव्य क्षमताओं में से एक बन गई। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। स्वर्ण प्रतिमा का ऊपरी भाग प्रारंभिक भाग था। जब कोई इसमें निपुण हो जाता तो उसका शरीर किसी उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक खजाने के समान हो जाता। सच्चे देवता इस भाग में प्रशिक्षण ले सकते थे। स्वर्ण प्रतिमा के मध्य भाग का उपयोग किसी के शरीर को उच्च स्तरीय अराजकता खजाने के बराबर प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता था। ज्येष्ठ देवता इसमें प्रशिक्षण ले सकते थे। विश्वदेव नॉर्थवेस्ट ने इस दिव्य क्षमता का केवल ऊपरी और मध्य भाग ही प्राप्त किया था, लेकिन यह इतनी गहन और उच्च श्रेणी की थी कि उन्होंने फिर भी इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण अपेक्षाकृत आसान भी था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही इन दोनों भागों में महारत हासिल कर ली और अपने शरीर को एक उच्च श्रेणी के अराजकता खजाने के बराबर उन्नत कर लिया। यद्यपि वह निचले भाग को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था,
लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यदि वह इसे प्राप्त भी कर लेता तो वास्तव में इसमें महारत हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। सौभाग्य से मुझे 8-9 रहस्यमय कला के माध्यम से एक आधार मिला। जब निंग ने इस दिव्य क्षमता में प्रशिक्षण लेना शुरू किया तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्ण प्रतिमा दिव्य क्षमता के लिए किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, इसके लिए केवल ऊर्जा की आवश्यकता थी। दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा, अराजकता ऊर्जा, आत्मा गोलियां, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को परिवर्तित और अवशोषित किया जा सकता था। यही बात इसे इतनी दुर्जेय उच्च स्तरीय तकनीक बनाती थी। चूंकि निंग स्वयं 8-9 रहस्यमय कला के 9वें चक्र तक पहुंच चुके थे, इसलिए जब उन्होंने स्वर्ण प्रतिमा का प्रशिक्षण लिया तो वे अपने शरीर में पहले से मौजूद ऊर्जा का उपयोग करके शुरुआत कर पाए। इस प्रकार उन्हें केवल 12 वर्ष लगे, इससे पहले कि उनका शरीर एक उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक खजाने के बराबर हो गया। स्वर्ण प्रतिमा एक दिव्य क्षमता थी जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाना था। 8-9 रहस्यमय कला के चक्रों में तुरंत महारत हासिल की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और साथ ही शरीर पर भारी बोझ भी पड़ता था। यही कारण था कि 8-9 रहस्यमय कला को सच्चे देवताओं के लिए उपयोगी बनाने का तरीका खोजना पूरी तरह से असंभव था। एक सच्चे देवता के शरीर को इस तरह से उन्नत करने से शरीर पर इतना भारी तनाव पड़ता कि वह उसे सहन ही नहीं कर पाता। एकमात्र विकल्प शरीर पर धीरे धीरे काम करना था और स्वर्ण प्रतिमा ने ठीक यही किया। चूंकि निंग के पास 8-9 रहस्यमय कला की बदौलत एक ठोस आधार था, इसलिए उसे स्वर्ण प्रतिमा में महारत हासिल करने के लिए लगभग 10 साल ही लगे और इसके लिए उसे किसी महान आकाश गोलियों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर वह ऐसा करता तो शायद वह ये प्रक्रिया 3 साल में पूरी कर पाता। हालांकि उसका प्राइमल ट्विन हेवनगेजर टॉवर में प्रशिक्षण के कारण पहले ही ग्रेट फिर्मामेंट गोलियों की एक बड़ी मात्रा का उपयोग कर चुका था। 10 साल ज्यादा लंबा समय नहीं था, इसलिए निंग इसे धीरे धीरे करने को तैयार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदिकालीन खंडहर दुनिया के खिलाफ ये युद्ध मुझे अपनी स्वर्ण प्रतिमा क्षमता प्रकट करने के लिए मजबूर कर देगा। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। साधना तकनीकें, सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं, हृदय शक्ति स्कैनिंग तकनीकें, ये सभी तकनीकें निंग के पास थीं जो तीनों लोकों में मौजूद नहीं थीं। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, ऐसा लगता है कि तीनों लोकों में सभी ने तुम्हें पूरी तरह से कम आंका। एक हाथ वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने वास्तव में एक सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता को इतने उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया है बिना किसी को पता चले। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह विशेष दिव्य क्षमता ऐसी है जिसके लिए विश्व देवता भी दीवाने हो जाएंगे। विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने स्वयं इस दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण लिया था। जैसे ही उसकी आवाज निंग के कानों में गूंजी, उसने अपना हाथ हिलाया और निंग की ओर एक रस्सी उड़ा दी। धिक्कार है, निंग ने भौहें चढ़ाईं। शक्तिशाली शरीर वाले लोग मुख्यतः किसी वस्तु के अंदर बंधे होने या बंद होने की चिंता में रहते हैं। एक हाथ वाला आदमी निंग को प्रभावित किए बिना अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने तलवार के वार कर सकता था और वास्तव में इससे संरचना विच्छेदन प्रक्रिया भी तेज हो जाती थी। हालांकि ये रस्सी एक अलग समस्या थी। फुफ फुफ, निंग ने तुरंत अपने 2 हाथों से चीर को छोड़ दिया। उसके बाकी 4 हाथ चीर को चौड़ा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब आजाद हुए 2 हाथों ने डार्कनॉर्थ की 2 तलवारें पकड़ लीं। तलवार की रोशनी चमक उठी जो काले छिद्रों में घूम रही थी, जिससे रस्सी उनकी ओर खींच रही थी। हम्फ, एक हाथ वाला आदमी आगे बढ़ा, रस्सी को संभालते हुए अपनी कृपाण से एक और वार किया। निंग ने पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। एक हाथ वाले आदमी के पास असल में अपनी तकनीकें थीं जो 3 सिर 6 भुजाएं क्षमता जैसी ही थीं, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ रखने का फैसला किया। हालांकि उसकी कृपाण वाकई बहुत शक्तिशाली थी। तुलनात्मक रूप से निंग की तलवारें भी कच्ची शक्ति में एक स्तर नीचे थीं। फिर भी जब निंग ने एक ही समय में बचाव के लिए 2 तलवारों का इस्तेमाल किया, तब भी वह वास्तव में सेबर की रस्सी और कृपाण के संयोजन से बचाव करने में सक्षम था। डार्कनॉर्थ, बस थोड़ी देर और रुको, मैंने लगभग सारी संरचना हल कर ली है। फुक्सी ने जल्दी से निंग की ओर इशारा किया। ठीक है। निंग का विशालकाय शरीर 4 भुजाओं से संरचना को चीरता रहा और 2 भुजाओं से अपना बचाव करता रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डार्कनॉर्थ वाले से निपटना तथागत से भी ज्यादा मुश्किल है। वह तो बस एक स्थानीय गंवार है, उसे ज्यादा से ज्यादा एक सच्चा देवता होना चाहिए। थोड़े समय तक लड़ने के बाद सेबर को लगने लगा कि निंग बेवजह ही मजबूत है, लेकिन जाहिर है उसे अंदाजा भी नहीं था कि निंग असल में एक आधा चरणीय ज्येष्ठ देवता है। निंग के पास एक ऐसी तलवारबाजी भी थी जो स्वर्गीय दास से भी बढ़कर थी और उसने लगभग 2000 साल हेवनगेजर टॉवर में प्रशिक्षण लिया था। इस वजह से उसकी तलवारबाजी पहले से भी ज्यादा निखर गई थी। सेबर, ये संरचना अभी भी क्यों टूट रही है? गॉडफाइंड विदस्पाइक ने मन ही मन पूछा। गुरुजी, डार्कनॉर्थ में एक अद्भुत सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता है जो तथागत जितनी ही अच्छी है। उसकी तलवारबाजी भी अद्भुत है, मैं उसे रोक नहीं सकता। सेबर ने मन ही मन कहा। क्या तुम कुछ देख रहे हो? गॉडफाइंड विदस्पाइक उन्मत्त हो गया। सेबर ने जवाब दिया, जब मैंने उस पर कृपाण से वार किया तो मैं केवल एक सफेद निशान ही छोड़ पाया। गॉडफाइंड विदस्पाइक ने तथागत पर लगातार भयंकर हमले जारी रखे, लेकिन उसके हृदय में जबरदस्त निराशा थी। 3 लोकों में आखिर हो क्या रहा है? मुझ जैसे उच्च कोटि के ज्येष्ठ देव को अपने शरीर को मजबूत बनाने और उसे उच्च स्तरीय प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने के बराबर बनाने के लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ये मूल निवासी, ये तो साफ तौर पर सच्चे देवता हैं। तथागत का ऐसा कर पाना एक बात है,
लेकिन डार्कनॉर्थ को तो 1000 साल से भी कम समय का प्रशिक्षण मिला है। आखिर उसका शरीर भी इतना शक्तिशाली कैसे है? धर्म दानव विदस्पाइक इस समय बेहद दुखी महसूस कर रहा था। सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ थीं और उनमें प्रशिक्षण लेना कठिन था। यही कारण था कि विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने अपनी पिछली तकनीक को तुरंत त्याग दिया था और इसके बजाय इसे प्राप्त करने के बाद पूरी तरह से स्वर्ण प्रतिमा में प्रशिक्षण लिया था। जिनके पास सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताएं होती हैं, उनसे निपटना हमेशा कष्टदायक होता है। उसे बांधून तथागत की हस्तकलाएं भी बहुत शक्तिशाली हैं। मैं ऐसा करने में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मेरा एकमात्र विकल्प यही है कि मैं उसकी दिव्य शक्ति के भंडार को लगातार समाप्त करता रहूं। धर्म दानव विदस्पाइक असहाय महसूस कर रहा था। तथागत को थका देने के बाद ही वह उसे पकड़ सकेगा। पुस्तक 22 अध्याय 26 गॉडफाइंड विदस्पाइक से युद्ध। क्या ये सब नुवा की वजह से हो सकता है? क्या ये तकनीकें वही हैं जो उसने पीछे छोड़ दी थीं? गॉडफाइंड विदस्पाइक ने मन ही मन बुदबुदाया, ये सब कहीं से भी आ गया। अब जबकि डार्कनॉर्थ जैसा एक और परेशान करने वाला व्यक्ति सामने आ गया है, तो लगता है कि तीनों लोगों पर कब्जा करना और उसका वजूद छीनना मेरे विचार से भी ज्यादा मुश्किल होगा। गॉडफाइंड विदस्पाइक को जिस चीज की सबसे अधिक चाहत थी, वह थी वजूद। दरअसल 3 लोगों का निर्माण पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत के टकराव से हुआ था। इसका मतलब था कि इसका विश्वहृद संभवतः उन 2 अराजकता जगतों का संयुक्त विश्वहृद था। अगर ऐसा होता तो यह और भी मूल्यवान होता। जो लोग मेरा रास्ता रोकेंगे वे मर जाएंगे। गॉडफाइंड विदस्पाइक की आंखों में एक क्रूर रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि उसने सभी बाहरी विचारों को दबा दिया था। बस थोड़ी देर और डटे रहो, फूक्सी ने जल्दी से कहा। मैं इस टुकड़ी को तोड़ने ही वाला हूँ। ठीक है। विशालकाय जी निंग ने 4 भुजाओं से सेना को तोड़ना जारी रखा, जबकि अपनी 2 भुजाओं से सेबर का बचाव किया। हम्फ, सेबर ने भौहें चढ़ाईं। ये देखकर कि वह निंग को रोक नहीं सकता, सेबर अचानक मुड़ा और चला गया। निंग की नजरों से ओझल हो गया। वह सचमुच पीछे हट गया। निंग इस मामले का ज्यादा विश्लेषण करने में असमर्थ था। उसने तुरंत अपने 6 हाथों से उस विशाल संरचना को तहस नहस कर दिया। गड़गड़ाहट। जी निंग को अचानक लगा कि संरचना की ताकत नाटकीय रूप से कमजोर होने लगी है, फिर पूरी तरह से गायब हो गई। वह अपनी पूरी ताकत से चीर को खींच रहा था। अब अचानक उसने गलती से उसे पूरी तरह से चीर दिया। धमाका। आसपास का इलाका पूरी तरह से फट गया, जिससे कई जगह दरारें और दरारें पड़ गईं जो जल्दी ही ठीक हो गईं। संरचना भंग हो गई है, फूक्सी ने जल्दी से कहा। जल्दी जाओ, भगवान बुद्ध को बचाओ, निंग ने चिल्लाकर जवाब दिया। जैसे ही वह संरचना बिखरी, आसपास का इलाका अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। निंग अब दूर से कमल मुद्रा में विराजमान भगवान बुद्ध की स्वर्णिम आकृति देख सकता था। लंबी पूंछ, खुले बाल और अतुलनीय क्रूरता से भरा एक राक्षस उस विराजमान आकृति पर भयंकर आक्रमण कर रहा था, और आदिकालीन अराजकता जगत के कई परग्रही बाहरी लोग उसकी मदद कर रहे थे। जल्दी करो, तुरंत। फूक्सी, खुआफू, दाऊवादी ज़ैड कॉल्ड्रॉन और अन्य सभी प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गए और आगे की ओर उड़ गए। तो वह दूसरा आउटसाइडर अधिपति है। निंग ने तुरंत ज़ैड पूंछ वाले एलियन आउटसाइडर को देखा। वह आदमी पूरी तरह गंजा था और काफी सुंदर दिख रहा था। उसने भगवान बुद्ध को पूरी तरह से दबा दिया था। उसके हमलों के सामने भगवान बुद्ध केवल बचाव पर ही ध्यान केंद्रित कर पा रहे थे। बाहरी लोग अपने पुराने दोस्त को ऐसी मुश्किल में देखकर फूक्सी ने तुरंत गुस्से से दहाड़ लगाए। मर जाओ। धमाका। तुरंत जलज्वाला सर्वनाश संरचना नीचे उतर आई। आसपास का 10 लाख किलोमीटर का क्षेत्र रहस्यमयी चंद्रजल और अनंत किंडलफाइल से भर गया। आदिकालीन खंडहर जगत से दर्जनों प्रमुख शक्तियां मौजूद थीं। ऐसी स्थिति के लिए एक विशाल संरचना जो क्षेत्रीय हमले कर सके, आदर्श उपकरण थी। सावधान, किसी भी विदेशी सच्चे देवता या दैवीय पिता ने तथागत पर हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी रक्षा पर केंद्रित कर दिया। यह एल्डफायर। तीनों वाटरियन भौहें चढ़ाकर उस संरचना के भीतर छिप गए। एक बार जब ये संरचना प्रकट हुई, तो भगवान बुद्ध के विरुद्ध खड़ी आदिकालीन विनाश लोक की शक्ति तुरंत कम हो गई। स्वूश। एक काली बिजली का सांप आसमान में चमक उठा, जिसने एलियन आउटसाइडर्स के विरुद्ध प्रारंभिक हमला किया। निंग ने अपनी 6 भुजाओं में से प्रत्येक में एक तलवार पकड़ी हुई थी। 5 डार्कनॉर्थ तलवारें थीं और 6ठी वायलेट ज्वेल की। हालात बहुत नाजुक थे और निंग समझ गया था कि भगवान बुद्ध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वे किसी भी क्षण मर सकते थे। ऐसे समय में उसे पूरी ताकत से लड़ना होगा। मास्टर, मैं उसे रोक लूंगा। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। उसकी लाल दाढ़ी का आकार तुरंत नाटकीय रूप से बढ़ गया, क्योंकि वह निंग की ओर बढ़ा। गॉडफाइंड विदस्पाइक के बाद आने वाले 6 अनुचरों में से सेबर सबसे शक्तिशाली था। शक्ति में अगला नंबर लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग का था। जहां तक 3 वाटरियनों की बात है, वे एक साथ मिलकर एल्डर गॉड के स्तर की शक्ति तक बमुश्किल पहुंच पाते थे, लेकिन वे केवल रक्षा में ही कुशल थे। निंग ने अपनी 6 तलवारों से हमला किया। हुश 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 हुश। तलवार की रोशनी की 6 चमकदार धारियां एकाएक आसमान में फैल गईं। आसमान लाल दाढ़ी की अनगिनत लटों से पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन सारी लंटें एक ही झटके में बिखर गईं। लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया और वह जल्दी से पीछे हटकर उन दर्जनों विदेशी सच्चे देवताओं द्वारा बनाई गई सेना के पीछे छिप गया। उसने घबराहट में मन ही मन कहा, गुरु, तलवार अमर डार्कनॉर्थ बहुत शक्तिशाली है।
मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति की लाल दाढ़ी को चकनाचूर करने के बाद निंग उसे बचाने के प्रयास में सीधे भगवान तथागत की ओर बढ़ा। सेबर, तुम जाकर फूक्सी से निपटो। जी निंग को मेरे पास छोड़ दो। गॉडफाइंड विद स्पाइक जानता था कि सेबर और जी निंग के हमलों में माहिर होने और जी निंग के शरीर की मजबूती को देखते हुए सेबर का जी निंग पर कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। फूक्सी आक्रामक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं था, उसके लिए सेबर का सामना करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, सेबर ने सिर हिलाया। स्वॉश, गॉडफाइंड विद स्पाइक जी निंग की ओर उड़ गया। गड़गड़ाहट, बिना किसी चेतावनी के अचानक एक रोशनी की किरण निंग की ओर मुड़ी। निंग बुरी तरह चौंक गया, लेकिन खुशकिस्मती से वह अपनी हृदय शक्ति का इस्तेमाल करके लगातार उस जगह को देख रहा था। जल्दी तो इस बाहरी अधिपति की पूंछ वास्तव में स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार कर गई है। निंग सचमुच हैरान था। गॉडफाइंड विद स्पाइक अपनी पूंछ से अविश्वसनीय गति से हमला करने में सक्षम था। निंग ने तुरंत अपनी तलवार से उसे काट डाला। खनक, तलवार के पूंछ से टकराते ही चिंगारियां निकलीं। गॉडफाइंड विद स्पाइक का शरीर भी बेहद मजबूत था। क्या वह वास्तव में आसानी से ब्लॉक करने में कामयाब रहा? गॉडफाइंड विद स्पाइक ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसने कुल 6 हथियार दिखाए और निंग के खिलाफ अपने हमले जारी रखे। दोनों ने तुरंत ही हवा में एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिया। 6 भुजाओं के विरुद्ध 6 भुजाएं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, निंग को एहसास हुआ कि हालांकि गॉडफाइंड विद स्पाइक बहुत शक्तिशाली था, केवल उसकी पूंछ ही स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार कर पाई थी, उसकी भुजाएं नहीं। जाना। अचानक निंग ने वायलट ज्वेल को छोड़ दिया। इससे पहले वह वायलट ज्वेल की पूरी शक्ति को छिपा रहा था, उसे कमजोर और बाकी 5 डार्कनॉर्थ तलवारों के अनुरूप बनाए हुए था। लेकिन अब निंग ने ब्राइट मून तलवार कला के हेवन ब्रेकर स्टांस का इस्तेमाल करते हुए वायलट ज्वेल को अचानक नीचे पटक दिया। बूम, वायलट ज्वेल बिजली की तरह नीचे गिरा और गॉडफाइंड विद स्पाइक की पीली सफेद बाह से टकराया। गॉडफाइंड विद स्पाइक का चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि वह पीछे की ओर गिरा। क्या? आदिकालीन खंडहर जगत की सभी प्रमुख शक्तियां स्तब्ध रह गईं। ऐसा लग रहा था मानो गॉडफिएंट ने स्वॉर्ड इमोर्टल डार्कनॉर्थ के खिलाफ लड़ाई में बढ़त बना ली थी। आखिर वह अचानक पीछे की ओर कैसे उड़ गया? तुम वास्तव में अपनी असली शक्ति छिपा रहे थे, गॉडफाइंड विद स्पाइक ने दहाड़ते हुए कहा, फिर एक बार आगे बढ़ा। यहाँ तक कि जब मैं वायलट ज्वेल का इस्तेमाल करता हूँ, तब भी मुझे उस पर ज्यादा फायदा नहीं होता। निंग भी आगे बढ़ते हुए भौहें चढ़ा रहा था। बूम बूम बूम, दोनों ने उग्र युद्ध करते हुए बिजली की गति से आक्रमण किया। निंग को वायलट ज्वेल का लाभ मिला, विद स्पाइक को एक सच्चे एल्डर गॉड होने का लाभ प्राप्त था। दोनों के बीच सचमुच पूरी तरह से युद्ध थम गया। इस दृश्य ने नुवा गठबंधन और आदिम खंडहर की शक्तियों दोनों को स्तब्ध कर दिया। क्या यह एलियन आउटसाइडर वास्तव में इतना शक्तिशाली है? तलवार अमर डार्कनॉर्थ वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। नुवा गठबंधन विद स्पाइक की शक्ति देखकर दंग रह गया। आदिकालीन खंडहर जगत जी निंग की शक्ति देखकर दंग रह गया। हालांकि जी निंग एक अधिपति वर्ग का व्यक्ति था, फिर भी उन्होंने सोचा था कि चूंकि जी निंग ने 1000 साल से भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वह अभी भी अनुभवहीन है। कुछ क्षण पहले जी निंग ने एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता का खुलासा किया था, और अब उसने ये भी बताया था कि उसके हमले इस बाहरी अधिपति के हमलों जितने ही शक्तिशाली थे। आदि युग के अंत वाले युद्ध के बाद से आधे से ज्यादा अराजकता चक्र बीत चुका था। कुछ प्रमुख शक्तियां थीं जो अपने सुधारों को छिपा रही थीं। उदाहरण के लिए ये पूरी तरह संभव था कि ताओवादी 3 पवित्रताओं का अमर संहारक स्वरूप जी निंग के हमलों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन गति के संदर्भ में जी निंग के पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक थी। रक्षा के मामले में उनके पास गोल्डन स्टैच्यू तकनीक थी। आक्रमण की दृष्टि से वह तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान पर था। जी निंग में कोई भी कमजोरी साफ दिखाई नहीं देती थी। यही बात उसे और भी खतरनाक बनाती थी, क्योंकि वह हर तरह की परिस्थितियों से निपट सकता था। कोई भी बड़ी ताकत, चाहे वह गॉडफिएंट विद स्पाइक ही क्यों न हो, जी निंग से लड़ते वक्त सिरदर्द महसूस करती। अनुभवहीनता मेरी गांड। वो सीमलेस गेट के बेवकूफ, वो उसके साथ खिलवाड़ करते रहे, खिलवाड़ करते रहे, खिलवाड़ करते रहे, और अब उन बेवकूफों ने एक अजीब दुश्मन पैदा कर दिया है। गॉडफिएंट विद स्पाइक ने दांत पीस लिए। उससे इस तरह लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, मैं उसे किसी भी तरह नहीं मार सकता। मुझे इसके बजाय तथागत को मारने पर ध्यान देना चाहिए। स्वॉर्ड इमोर्टल डार्कनॉर्थ, इस फॉर्मेशन को पाने के लिए मैंने काफी कीमत चुकाई है। मैं इसे किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हूँ, गॉडफाइंड विद स्पाइक ने मन ही मन सोचा। धमाका। जिस समय दोनों के बीच पुनः मारपीट हुई, उसी समय गॉडफाइंड विद स्पाइक ने अचानक अपना हाथ हिलाया। टकराना, 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 टकराना। 6 विशाल पत्थर के खंभे अचानक कहीं से प्रकट हुए और आकाश से उतरकर हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को ढकने लगे। पत्थर के खंभों से तुरंत धुंधली रोशनी निकलने लगी, जिससे बाहरी दुनिया पूरी तरह से बंद हो गई और अंतरिक्ष भी धुंधला हो गया। डार्कनॉर्थ, फूक्सी और अन्य लोग चौंक गए जब उन्होंने इस विशाल धुंधली संरचना को नीचे आते और डार्कनॉर्थ को अपने भीतर फंसाते देखा। फूक्सी, सही? गॉडफाइंड विद स्पाइक ने अपना सिर घुमाकर फूक्सी की तरफ ठंडी मुस्कान दी। मैंने सुना है कि स्थानीय लोगों में तुम्हारा फॉर्मेशन का हुनर सबसे बेहतरीन है। आगे बढ़ो और अगर हो सके तो इसे तोड़ने की कोशिश करो। आहा। उन 6 पत्थर के खंभों को देखते ही फूक्सी का दिल ठंडा पड़ गया।
पत्थर के खंभे बेहद रहस्यमय रूनों से ढके हुए थे। इन रूनों में अंतरिक्ष के अविश्वसनीय रूप से गहरे रहस्य छिपे थे और जैसे ही फूक्सी ने उन्हें देखा, उसका सिर चकरा गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी संरचना थी जो उसके द्वारा अब तक बनाई गई किसी भी संरचना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह इसे कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। उसका अंदाजा सही था। यह एक ऐसी संरचना थी जिसे एक कैओस इमोर्टल ने बनाया था जो संरचना बनाने की कला में निपुण था। यह उन तुरुप के पत्तों में से एक था जिसका इस्तेमाल गॉडफाइंड विद स्पाइक ने आदिम अराजकता में कठिन दुश्मनों को फंसाने के लिए किया था। यदि आप आदिकालीन अराजकता से जूझते हुए जीवित रहना चाहते हैं तो आपके पास कुछ तुरुप के पत्ते होने चाहिए। उसके अधीन वाटरियन तुरुप के पत्तों का एक और सेट थे। जब उसे कोई बड़ा खतरा नजर आता तो वह अपने इन 3 सेवकों को अपने बचाव के लिए आगे आने पर मजबूर कर देता। हालांकि वे उसके साधारण तुरुप के पत्तों में से एक थे। ये संरचना उसकी सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक थी। एक बार मुक्त हो जाने पर उसके भीतर फंसे किसी भी दुश्मन को उस पर विजय पाने में काफी समय लग जाता। तब तक वह बहुत पहले ही भाग चुका होता। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें फंसा तो सकता हूँ। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने इस वस्तु को पाने के लिए काफी भारी कीमत चुकाई थी। अगर जी निंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली न होती तो वह इस खजाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता। अगर कोई दुश्मन इस संरचना को समझने में पर्याप्त समय लगाता तो वह इसे तोड़कर भविष्य में इसे पूरी तरह से बेकार कर सकता था। इस तरह की संरचना आमतौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु होती थी। विद स्पाइक के पास इसे दोबारा बनाने या मरम्मत करने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं थी। पहले मैं तथागत को मारूंगा, फिर अगर मेरे पास पर्याप्त समय रहा तो मैं फूक्सी को भी मार दूंगा। गॉडफाइंड विद स्पाइक ने मन ही मन सोचा। निंग ने फिर से गॉडफाइंड विद स्पाइक से लड़ाई शुरू कर दी थी। जैसे ही वह कुछ कदम पीछे हटा, उसने कहीं से 6 पत्थर के खंभे नीचे गिरते देखे। इसके तुरंत बाद उसके आसपास का इलाका धुंधला हो गया। न तो हृदय शक्ति और न ही सह इंद्रिय धुंध के पार देख पा रही थी और वह केवल 300 मीटर की दूरी तक ही देख पा रहा था। एक संरचना। निंग अपने आसपास के धुंधले क्षेत्र को घूर रहा था। मैं एक संरचना में फंस गया हूँ। पुस्तक 22 अध्याय 27 प्रतिरोध। जी निंग ने वायलेट ज्वेल को लहराया, जिससे उसका आकार विस्फोटक रूप से बढ़ गया और वह कई हजार मीटर लंबा हो गया। तोड़ो। इस धुंधले क्षेत्र का सामना करते हुए निंग ने दहाड़ लगाई और विशाल तलवार को हवा में ऊंचा उठाया, फिर नीचे की ओर काटा। वाह! उसने स्वर्गभंजक मुद्रा से प्रहार किया। इरादे और इच्छाशक्ति के संदर्भ में यह उस इच्छाशक्ति से बहुत दूर नहीं था जो पंगु के पास तब थी जब उसने स्वर्ग को पृथ्वी से अलग करके दुनिया की स्थापना की थी। पंगु का जन्म ही आदिम अराजकता के स्वर्गीय दांव पर प्रभुत्व के साथ हुआ था, लेकिन दुनिया की स्थापना उसके अस्तित्व के जन्मजात उद्देश्य का हिस्सा थी। वह संभवतः सबसे कमजोर प्रकार का विश्व देवता था। जिन लोगों ने वास्तव में विश्व देवता बनने का प्रशिक्षण लिया था, उनके लिए अराजकता की दुनिया की स्थापना उनकी मृत्यु का कारण नहीं बनती। गड़गड़ाहट। तलवार के प्रहार से चारों ओर गड़गड़ाहट होने लगी। अरे! निंग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि कुछ कंपन जरूर थे, लेकिन संरचना अभी भी काफी स्थिर है। दरअसल यह उस संरचना से कहीं ज्यादा स्थिर है जिससे हमने पहले निपटा था। उसके लिए इस संरचना को बिना किसी बल के तोड़ना संभव नहीं होगा। उसे क्या करना चाहिए? फुस। निंग तेजी से आगे बढ़ने लगा और उस संरचना में तेजी से आगे बढ़ने लगा। बाहर का माहौल निश्चित रूप से बहुत ही भयावह था और भगवान तथागत गंभीर खतरे में थे, लेकिन निंग ने बाकी सब बातों को एक तरफ रखकर पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे जल्द से जल्द इस संरचना को भेदा जाए। 1 सेकंड तक उड़ने के बाद निंग रुक गया। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मैं उस पल में कई लाख किलोमीटर उड़ गया, लेकिन मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं दिखा, न ही कोई भ्रम। मुझे बस यही धुंधलापन और धुंध दिखाई दे रही है। निंग स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कोई अंतहीन सड़क है? ये 6 पत्थर के खंभे। सही कहा, ये तो अंतहीन सड़क की संरचना है। निंग का चेहरा देखते ही भद्दा हो गया। विश्व देवता नॉर्ट्रेस्ट ने निंग को बहुत सी जानकारी दी थी, जिसमें सामान्य लेकिन परेशानी पैदा करने वाली संरचनाओं के बारे में भी काफी जानकारी शामिल थी। ऐसी ही एक संरचना को अंतहीन मार्ग के नाम से जाना जाता था। अनंत आदिम अराजकता में ऐसे लोग थे जो 3 लोगों से कहीं बड़े थे और जिनमें कई प्रमुख शक्तियां थीं। उन सभी को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और इसलिए उनके लिए एक दूसरे के साथ तकनीकों और वस्तुओं का आदान प्रदान करना आम बात थी। एक विशेष रूप से शक्तिशाली संरचना जिसे कई प्राचीन देवता और पूर्वज अमर खरीदने के लिए तैयार थे, वह थी अंतहीन मार्ग। अंतहीन सड़क के पीछे के सिद्धांत बहुत सरल थे। इसमें अंतरिक्ष के दाव के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र को, जिसका आकार मूल रूप से केवल 10,000 किलोमीटर था, 10 करोड़ किलोमीटर में बदल दिया गया। लक्ष्य संरचना के बिल्कुल बीच में फंस जाता। अगर आप इससे बचना चाहते थे तो आपके पास एकमात्र विकल्प शारीरिक रूप से उड़कर बाहर निकलना था। संरचना के भीतर से टेलीपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए आपको संरचना के केंद्र से बाहर तक उड़ान भरने में काफी समय लगाना पड़ता था। ये समय संरचना उपयोगकर्ता के लिए भागने या कुछ और करने के लिए काफी होता था। इस वजह से यह विशेष संरचना अंतहीन आदिम अराजकता में एक बेहद लोकप्रिय वस्तु बन गई थी और जब भी कोई इसे बेचने के लिए पेश करता तो लोग इसे तुरंत खरीद लेते। बेशक सैद्धांतिक रूप से भी अपरिष्कृत बल से इस संरचना को तोड़ना संभव था। समस्या ये थी कि हालांकि यह संरचना देखने में सरल थी, लेकिन इसके अंदर अंतरिक्ष के ताव के रहस्यमय रहस्य अथाह थे। यहाँ तक कि विश्व देवताओं या अराजकता अमरों को भी इस संरचना को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा।
और ज्येष्ठ देवताओं और पैतृक अमरों के लिए तो इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। मैं बस उड़ता रह सकता हूँ। हालांकि निंग बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसके पास और कुछ करने के लिए कुछ नहीं था। स्विश! निंग एक काले बिजली के सांप में तब्दील हो गया। एक दिशा चुनी, फिर तुरंत तेज गति से भागने लगा। तथागत को बचाओ! संरचना के बाहर लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। फुक्सी, कुआफू और जेड कॉल्ड्रॉन की टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए एक हाथ वाले सेबर पर एक भीषण हमले में था। सेबर 30,000 मीटर ऊंचा हो गया था और उसने अपनी सेबर को ठंडी क्रूर रोशनी की धारियों में चमकाया, जिससे फुक्सी और बाकी लोग उसके आगे नहीं बढ़ पाए। आखिरकार फुक्सी तो एक सच्चा देवता ही था। हालांकि उसे दाव की गहरी समझ थी। उसने मुख्य रूप से संरचनाओं की कला पर ध्यान केंद्रित किया था। संरचनाओं का उपयोग करते हुए वह सेबर के बराबर ही पहुंच पाया, लेकिन फिर भी वह काफी नुकसान में था। केवल जी निंग जैसा कोई व्यक्ति, जो एक अर्धचरणीय वृद्ध देवता था, जिसके पास एक शक्तिशाली दिव्य शरीर और वायलेट ज्वेल जैसी तलवार थी, ही सेबर को सचमुच परेशान कर सकता था। यहाँ तक कि गॉडफाइंड विद स्पाइक भी निंग का कुछ नहीं कर पाया था और उसे निंग को फंसाने के लिए अपने अनमोल अंतहीन सड़कों के समूह का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लानत है! आक्रमण करना! आक्रमण करना! कुआफू, जेड कॉल्ड्रॉन और अन्य सभी एक साथ मिलकर समूह बना रहे थे और दूर से हमले कर रहे थे, लेकिन सेबर आसानी से हमलों को रोकने में सक्षम था। गॉडफाइंड विद स्पाइक के अन्य स्वर्ण कवचधारी अनुचरों की बात करें तो वे आदिम अराजकता जगत के सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के अधीन थे और उन्होंने उन्हें वाटरफ्लेम सर्वनाश संरचना का विरोध करने के लिए संरचनाओं में संगठित किया था। समय समय पर वे कुछ हमले भी करते थे। फिलहाल फुक्सी की पूरी टुकड़ी को सेबर और दुश्मन की प्रमुख शक्तियों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। यह एक हाथ वाला बाहरी आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। फुक्सी ने दांत पीस लिए। नुवा गठबंधन की योजना के अनुसार फुक्सी की भूमिका आमतौर पर युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रभाव डालने के लिए संरचनाओं का उपयोग करने पर केंद्रित थी, न कि शक्तिशाली लोगों के साथ आमने सामने की लड़ाई में लड़ने पर। तथागत, तुम्हें पकड़ना होगा। फुक्सी ने ऐसा ही किया और तुरंत ही गॉडफाइंड विद स्पाइक के पास मौजूद आर्कन मूनवाटर और इटर्नल किंडल फायर दो विशाल ड्रैगन में बदल गए, एक पानी का और एक आग का। दोनों ड्रैगन उस शक्तिशाली गॉडफाइंड के चारों ओर उग्रता से लिपट गए। वाटरफ्लेम एपोकेलिप्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने का यही असली तरीका था। चूंकि फुक्सी को अपना ज्यादातर ध्यान सेबर से निपटने में लगाना था, इसलिए वह वाटरफ्लेम एपोकेलिप्स फॉर्मेशन को सिर्फ उस छोटे से क्षेत्र में ही सक्रिय कर पाया। जाहिर है वह इसका इस्तेमाल गॉडफाइंड विद स्पाइक को बांधने के लिए करने वाला था। क्लैंग क्लैंग! आग और पानी के ड्रैगन गॉडफाइंड विद स्पाइक के चारों ओर कुंडली मारे बैठे थे, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि वह उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने में सक्षम था। एक ऐसी तकनीक जो एल्डरफायर और एल्डरवाटर को एक साथ जोड़ती है। ये तकनीक इतनी गहन है कि यह मेरी गति को धीमा कर सकती है। गॉडफाइंड विद स्पाइक को तुरंत एहसास हो गया कि इस संरचना से निपटना कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने एक व्यंग्यात्मक लहजा निकाला। उनके लिए अफसोस की बात है कि तथागत लगभग समाप्त हो चुके हैं। यद्यपि वह जल और अग्नि के ड्रैगनों द्वारा बाधित था, फिर भी उसने भगवान बुद्ध पर उग्र आक्रमण जारी रखा। जब संरचना टूट गई तो भगवान बुद्ध भागने के इरादे से खड़े हुए, लेकिन गॉडफाइंड विद स्पाइक उससे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। लाख कोशिशों के बावजूद तथागत बच नहीं पाए। मेरी दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। भगवान बुद्ध ने एक हल्की सी आह भरी। फुश! भगवान तथागत के शरीर से अचानक एक दयालु बुद्ध प्रकट हुए, जो कसाय वस्त्र पहने हुए थे। उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश फैल गया और उन्होंने पूरी शक्ति से गॉडफाइंड विद स्पाइक पर आक्रमण किया। आहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी पलटवार है? अब तुम अपने धर्म शरीर का त्याग करने जा रहे हो? धर्मात्मा विद स्पाइक जोर से हंसा। धमाका धमाका धमाका! 3 छोटी छोटी झड़पों के बाद वह धधकती हुई आकृति पूरी तरह से टूटकर गायब हो गई। वह उनका औषधि बुद्ध शरीर था। दूर बैठे फुक्सी को ये देखकर हृदय में पीड़ा हुई। शाक्यमुनि शरीर भगवान बुद्ध का वास्तविक शरीर था और उनके 4 शक्तिशाली धर्म शरीर भी थे। इस बार भगवान बुद्ध अपने शाक्यमुनि शरीर के साथ अपने 2 धर्म शरीर भी लाए थे, लेकिन इस युद्ध में उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। भगवान बुद्ध के पास केवल यही विकल्प था कि वे अपने शाक्यमुनि शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और साथ ही अपने धर्म शरीरों को मृत्यु के लिए भेजकर कुछ और समय प्राप्त करें। इन धर्म शरीरों को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था और आज एक ही दिन में वे नष्ट हो जाएंगे। फिर भी असली शरीर ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। जब तक असली शरीर जिंदा रहेगा, धर्म शरीर धीरे धीरे फिर से बन सकते हैं। जाओ! भगवान बुद्ध भागते रहे और उनके भीतर से एक और धर्म शरीर बाहर निकल आया। ये धर्म शरीर अंधियारी अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था, मानो वह स्वयं सूर्य हो। यह महासूर्य बुद्ध शरीर था और इसके आक्रमण औषधि बुद्ध शरीर के आक्रमणों से भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन तकनीक और शक्ति के मामले में यह अभी भी असली शरीर से थोड़ा कमजोर था। अगर असली शरीर भी विद स्पाइक के हमलों का सामना करने में असमर्थ था, तो महान सूर्य बुद्ध ऐसा कैसे कर सकते थे? अभी भी संघर्ष कर रहे हो? धर्म दानव विद स्पाइक काफी चिढ़ गया। उसने अपने भयंकर हमले जारी रखे और कुछ ही झटकों के बाद महान सूर्य बुद्ध का शरीर भी प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। झटपट! धर्म राक्षस विद स्पाइक भगवान बुद्ध का पीछा करता रहा। क्या तुम फुक्सी के साथ जुड़ना चाहते हो? गॉडफाइंड विद स्पाइक की पूंछ अचानक जोर से उठी। फुफकार! वह प्रकाश की गति से भी तेज भगवान बुद्ध की ओर बढ़ी। भगवान बुद्ध तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े।
धमाका। भगवान बुद्ध लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। भगवान बुद्ध की आंखें धुंधली लेकिन शांत थीं। उन्होंने प्रार्थना में हाथ जोड़े और शांति से पास आ रहे देवता विदस्पाइक को देख रहे थे। तथागत फुक्सी पीड़ा में चिल्लाया, तुम्हें मारना वाकई आसान नहीं था। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। भगवान बुद्ध में अब कोई दिव्य शक्ति नहीं बची थी। उन्होंने बहुत पहले ही अपने अंदर के सारे मांस और रक्त को दिव्य शक्ति में बदल दिया था और अपने सुनहरे शरीर की केवल बाहरी परत ही छोड़ी थी। उनकी स्वर्णिम देह तकनीक बेहद खास थी। इसमें महारत हासिल करने के बाद वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उनके सुनहरे शरीर को फिर से दिव्य शक्ति में बदलने का कोई तरीका नहीं था। मरने के बाद वे केवल अपना सुनहरा शरीर ही पीछे छोड़ जाएंगे। ऐसे कई बोधिसत्व और बुद्ध थे जो मृत्यु के बाद स्वर्ण शरीर छोड़ गए, लेकिन निस्संदेह तथागत ने अपनी स्वर्ण शरीर तकनीक को उच्चतम संभव स्तर तक प्रशिक्षित किया था। तो मैं महान विपत्ति से पहले गिरने वाला पहला व्यक्ति बन गया हूँ। भगवान बुद्ध ने गॉडफ्रेंड विदस्पाइक को शांति से देखा। लगता है मरने से पहले वो मुझे एक आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा है। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक को अति आत्मविश्वास की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। तथागत को मारना कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने अपने चारों थियाक खो दिए थे और उसे स्वॉर्ड इमोर्टल डार्कनॉर्थ को फंसाने के लिए अपनी अंतहीन सड़कें सेना भी निकालनी पड़ी थी। वो बिल्कुल भी अंत में कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता था। धमाका। अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। दूर धुंधली संरचना के चारों ओर बने 6 पत्थर के खंभे अचानक प्रकट हो गए, साथ ही एक और आकृति भी। तलवार लिए जी निंग की। तलवार अमर डार्कनॉर्थ। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन फिर उसके हाव भाव क्रूर हो गए क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के तथागत की ओर बढ़ा। मर जाओ। उसके तीखे पंजे सीधे तथागत पर लगे, जिससे दूर खड़ी जी निंग को बीच में आने का मौका ही नहीं मिला। जब भगवान बुद्ध ने जी निंग को बाहर आते देखा तो उनके पहले से शांत चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने एक धीमी सी गर्जना की, फिर अपनी दोनों हथेलियों से वार किया। धमाका। उनके विशाल हाथ 2 विशाल विश्वों की तरह गॉडफ्रेंड विदस्पाइक की ओर बढ़े। पुस्तक 22 अध्याय 28 कुलीन बुजुर्ग भगवान। ये दोनों हथेलियां मानो अपने आप में दुनियाएं थीं और इनसे गॉडफ्रेंड विदफ्रेंड इतना क्रोधित हो गया कि उसने दांत पीस लिए। तो वह सचमुच मरने से पहले मुझे एक आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा था। भगवान तथागत बुद्ध एक सच्चे ईश्वर थे। हालांकि वे एक वृद्ध देवता की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थे, फिर भी मूल शक्ति के मामले में वे गॉडफ्रेंड विदस्पाइक से थोड़े कमतर थे। हालांकि उनकी हस्तकला की बारीकियां विदस्पाइक की तकनीकों से कहीं आगे थीं। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक इस अंतिम हताशाजनक हमले से बच नहीं सकता था। उसके पास इसका सीधा सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। धमाका। दोनों हमले आपस में टकराए। भगवान तथागत ने टक्कर की शक्ति से पीछे की ओर उड़ान भरी। बाहरी व्यक्ति जी निंग ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और एक काले बिजली के सांप में तब्दील होकर गॉडफ्रेंड विदस्पाइक की ओर बढ़ा। धिक्कार है। तथागत से मुक्का मारने के बाद गॉडफ्रेंड विदस्पाइक भी लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। जब तक वह संभला, जी निंग हमला कर चुकी थी। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक भगवान तथागत की ओर केवल एक घृणा भरी नाराज नजर ही डाल पाया, क्योंकि वे दूर उड़ गए। मैंने इतनी मेहनत की और इतनी भारी कीमत चुकाई, लेकिन मैं इन अधिपति स्तर के गंवारों में से एक को भी नहीं मार पाया। मैं सचमुच इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। निंग की तलवार की रोशनी उतरी। ये देखने में चकाचौंध करने वाला था और ऐसा लग रहा था कि इसमें इतनी शक्ति है कि यह आकाश को चीर सकता है। धत। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक की पूंछ बाहर निकली और एक चमकदार प्रकाश की रेखा में परिवर्तित हो गई जो तलवार की रोशनी से टकराए। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक पीछे की ओर उड़ते हुए नीचे गिरा। उसने निंग को एक ठंडी नजर से देखा और देखा कि निंग बिजली की एक काली किरण में बदल गया है और भगवान तथागत के पास उड़ रहा है। उसने अपने हाथ के एक इशारे से भगवान तथागत को अपनी संपत्ति के खजाने में खींच लिया। गुरुजी। दूर खड़े एक हाथ वाले आदमी ने उसे मानसिक संदेश भेजा। चलो चलें। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक ने गुस्से से कहा। छोड़ो। शब्द उसके मुंह से बड़ी ही अनिच्छा से निकला। धर्मात्मा विदस्पाइक ने अपना हाथ हिलाया, जिससे वे 6 पत्थर के खंभे गायब हो गए। हालांकि निंग के भागने से अंतहीन सड़क को कुछ नुकसान जरूर हुआ था, फिर भी एक कुशल संरचना विशेषज्ञ उसकी मरम्मत कर सकता था। उसकी मरम्मत की कीमत एक नई सड़क खरीदने की कीमत से कहीं कम होगी। छोड़ो। एक हाथ वाले आदमी ने हाथ हिलाकर एलियन ट्रू गॉड्स के साथ साथ 3 वाटरियन लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग और दुबले पतले बुजुर्ग को इकट्ठा किया। फिर वह तुरंत गॉडफ्रेंड विदस्पाइक के पास उड़ गया। खुद को खुशकिस्मत समझो। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक निंग और बाकियों की तरफ ठंडी मुस्कान के साथ बोला। आदिकालीन खंडहर दुनिया बहुत बड़ी जगह है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्वूश। गॉडफ्रेंड विदस्पाइक और एक हाथ वाला आदमी गायब हो गए और जहां वे थे वहां एक गहरे सुनहरे रंग का महल दिखाई दिया। वह गहरे सुनहरे रंग का महल तुरंत उड़कर चला गया। महल के भीतर गॉडफ्रेंड विदस्पाइक एक बार फिर अपने सिंहासन पर विराजमान था। उसके नीचे उसके 6 अनुचर बैठे थे। गुरुजी। अमर तलवार डार्कनॉर्थ अंतहीन सड़क समूह में फंस गया था। वह इतनी जल्दी कैसे बाहर निकल आया? लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने खुद को ये सवाल पूछे बिना नहीं रखा। ये बहुत तेज था। वह बस कुछ ही समय के लिए अंदर फंसा था। ये बहुत छोटा था। एक हाथ वाले आदमी ने भी भौहें चढ़ाईं। ये स्थानीय लोग काफी अज्ञानी और कम जानकारी वाले हैं। उन्हें इस संरचना को अंतहीन सड़क संरचना के रूप में पहचानना ही नहीं चाहिए था। जिसने कभी यह संरचना नहीं देखी, उसके अंदर फंसने पर उसे ये समझने में काफी समय लगाना चाहिए था कि क्या करना है।
ये संरचना इतनी विशाल है कि बाहर निकलने में काफी समय लग सकता है। सहमत। गॉडफाइंड विदस्पाइक की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने धीरे से सिर हिलाया। वे सही थे। कोई व्यक्ति किसी ऐसी संरचना में फंस जाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो तो वह आमतौर पर कुछ समय ध्यान से उसका परीक्षण करने में बिताता है। आमतौर पर उन्हें अंतहीन सड़क संरचना से बाहर निकलने में काफी समय लगता है। हालांकि जी निंग अंदर फंसने के कुछ ही समय बाद बाहर आ गई थी। इसका सिर्फ एक ही कारण है। जैसे ही वह उस संरचना के अंदर फंसा उसे तुरंत पता चल गया कि वह क्या है और कैसे बच निकलना है। गॉडफाइंड विदस्पाइक ने ठंडे स्वर में कहा। उसने तुरंत अपनी 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी गति से बाहर निकल गया। ये बात बिल्कुल सही लगती है। उसने उस संरचना को तुरंत कैसे पहचान लिया? एक हाथ वाले आदमी ने भौहें चढ़ाईं। क्या हो सकता है कि उसने उसे पहले भी देखा हो? तीनों लोगों का सामना ऑल थिंग्स जैसी आकृतियों से पहले भी हो चुका है। गॉडफाइंड विदस्पाइक ने कहा। स्वॉर्ड इमोर्टल डार्कनॉर्ट ने जरूर किसी अनजान बाहरी व्यक्ति से अंतहीन सड़क संरचना से जुड़े कुछ रिकॉर्ड हासिल किए होंगे जो इस जगह भटक गया था। वह खुद को भाग्यशाली मान सकता है। गुरुदेव, अगर आप सचमुच तथागत को मारना चाहते थे तो मुझे लगता है कि आप ऐसा कर सकते थे। एक हाथ वाले व्यक्ति ने गॉडफाइंड विदस्पाइक की ओर देखा। ज्येष्ठ देवों और पूर्वज अमरों के बीच शक्ति में अंतर था। साधारण ज्येष्ठ देव जो उस शक्ति स्तर पर जन्मे थे, 3 पवित्रताओं फुक्सी, तथागत और अन्य के समान ही शक्तिशाली थे। लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स और गॉडफाइंड विदस्पाइक को कुलीन एल्डर गॉड्स कहा जा सकता है। लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स ने गोलेम और बगबीस्ट पर अपनी महारत के कारण शक्ति के इस स्तर को प्राप्त किया, जबकि गॉडफाइंड विदस्पाइक ने अत्यंत रक्तरंजित और हिंसक तकनीकों के माध्यम से शक्ति प्राप्त की। यही कारण है कि उन्हें गॉडफाइंड के रूप में जाना जाता था। अंतहीन आदिम अराजकता में गॉडफियन कहे जाने वाले लोग आमतौर पर ऐसे लोग होते थे जिनके पास असाधारण रूप से खूनी और भयानक तकनीकें होती थीं और वे उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर वह उन गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल न भी करता तो भी गॉडफियन विदस्पाइक को एक कुलीन एल्डर गॉड माना जाता, भले ही नामात्र का। जी निंग विदस्पाइक को पूरी तरह से हरा पाने में सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि उसके पास भयानक तलवारबाजी और आधा चरणीय एल्डर गॉड बॉडी थी, जिससे वह एक साधारण एल्डर गॉड के स्तर तक पहुंच सकता था। वायलट ज्वेल के साथ उसे एक कुलीन एल्डर गॉड के स्तर तक पहुंचने वाला भी माना जा सकता था। ठीक है, गॉडफियन विदस्पाइक ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब से मैंने उस गुप्त कला में महारत हासिल की है, मैंने उसका इस्तेमाल कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार किया है। हर बार जब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा मुझे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसे दोबारा इस्तेमाल करने में मुझे 10,000 साल और लगेंगे। एंडवार जल्द ही, ज्यादा से ज्यादा कुछ सदियों में, आ जाएगा। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमने तथागत के 2 धर्म शरीरों को मार डाला है और मैंने 4 धर्म प्रधानों के साथ साथ अपने अंतहीन मार्ग दल का भी बलिदान कर दिया है। हमने बहुत कुछ कर लिया है। बाकी अब सीमलेस गेट पर निर्भर है। उनका, सभी राक्षसों का स्वामी, असाधारण रूप से शक्तिशाली है। तीनों लोकों में सिर्फ वही मुझे चिंतित करता है। सहमत। एक हाथ वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। एक ज्येष्ठ देवता का एक विश्व देवता के चंगुल से इतनी तेजी से बच निकलना कि विश्व देवता उसे पकड़ भी न सकें, यह अनसुना है। मैंने काफी लंबे समय तक अंतहीन आदिम अराजकता में यात्रा की है और 10,000 से ज्यादा ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों से मुलाकात की है, लेकिन मुझे ऐसा कोई दुर्जेय व्यक्तित्व कभी नहीं मिला। ऐसे व्यक्तित्व सिर्फ किंवदंतियों में ही पाए जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी पिछड़ी अराजकता की दुनिया में स्थित एक ज्येष्ठ देवता इतना शक्तिशाली होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो अभी खेलना शुरू ही किया है, गॉडफाइंड विदस्पाइक ने धीरे से कहा। इन दोनों गठबंधनों ने अभी तक मौत की आखिरी लड़ाई शुरू नहीं की है। अगर हम अभी अपने सारे पत्ते खोल दें तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। वह डार्कनॉर्थ वाला, गॉडफाइंड विदस्पाइक ने अचानक भौहें चढ़ाईं। उसके पास 6 तलवारें हैं। जब वह रक्त रंग वाली तलवार से वार करता है तो असल में वह किसी कुलीन एल्डर गॉड के बराबर शक्ति संपन्न नहीं हो पाता। क्या ये तलवार की वजह से है या इसलिए कि वह पहले से ही एक एल्डर गॉड है? जी निंग फूशी के साथ खड़ा था। उसके पीछे कुआफू, दाववादी जैड कॉल्ड्रॉन और उनके समूह के अन्य सदस्य थे। उन्होंने देखा कि गहरे सुनहरे रंग का महल तेजी से दूर चला गया। तभी निंग ने तथागत को एक बार फिर प्रकट होने दिया। एलियन आउटसाइडर्स का कितना भयानक समूह है, फूक्सी ने धीरे से कहा। शुक्र है जी निंग हमारे साथ थी। तथागत ने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। फूक्सी ने तथागत की ओर देखा, फिर आह भरी। ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत कमजोर था। नहीं, वे बाहरी लोग बहुत शक्तिशाली थे। तथागत ने अपना सिर हिलाया। फूक्सी खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने गंभीरता से कहा, हाँ, वे बहुत शक्तिशाली थे, खासकर वह जिसकी पूंछ थी। वे 2 एलियन आउटसाइडर्स, उनमें कुलीन बुजुर्ग देवताओं जैसी शक्ति होनी चाहिए थी। सौभाग्य से जी निंग उसे रोकने में कामयाब रही। फूक्सी ने फिर निंग की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। डार्कनॉर्थ, तुम वाकई उन्हें रोकने में कामयाब रहे। जब हम लड़े तब भी उनका पलड़ा भारी था, निंग ने कहा। मैं इस तलवार की बदौलत ही बराबरी से लड़ पाया था। जब उसने रक्त रंग की वायलट ज्वेल का इस्तेमाल किया तो उसके वार काफी तेज हो गए थे। एलियन आउटसाइडर ने इसे देखा था, फूक्सी और बाकियों ने भी। शायद उन्हें पहले ही सच्चाई का अंदाजा हो गया था। कच्ची शक्ति के संदर्भ में तीनों लोगों में कोई भी उन 2 एलियन आउटसाइडर्स सहित ये दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वे जी निंग को लड़ाई में हरा देंगे। उसकी ताकत को देखते हुए जी निंग को अब डरने की कोई बात नहीं थी।
फिर भी वह सबको यह नहीं बता सकता था कि उसने वायलेट ज्वेल की असली शक्ति का केवल एक अंश ही अनलॉक किया है। वायलेट ज्वेल की पूरी तरह से मरम्मत करना, ये दूर के भविष्य का काम होगा। कोई आश्चर्य नहीं, लगता है जीनिंग, आपके कई संयोग हुए हैं। फूशी मुस्कुराई और सिर हिलाया। जीनिंग, आप शायद पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हैं कि कुलीन वृद्ध देव क्या होता है। मैं, नुवा, जूरोंग, पूर्वज ड्रैगन, हम सभी वृद्ध देवों के रूप में पैदा हुए थे, यानी हम शक्ति के उस स्तर पर पैदा हुए थे। 3 पवित्रताएं, तथागत, शेनोंग, वे सच्चे देव और ताओ पिता हैं, लेकिन ताओ के बारे में उनकी गहन अंतर्दृष्टि के कारण वे भी सामान्य वृद्ध देवों के बराबर हैं। 3 लोकों में हम शक्ति के इस स्तर को अधिपतियों के रूप में वर्णित करते हैं। निंग ने सिर हिलाया। एक ज्येष्ठ देव जिसके पास दाव के बारे में पर्याप्त अंतर्दृष्टि है, जैसे कि स्वर्गीय दाव के 5 तत्वों में निपुणता, उसे कुलीन ज्येष्ठ देव कहा जाएगा। उदाहरण के लिए मदर नुवा, आदि युग को समाप्त करने वाले युद्ध से पहले ही उन्होंने धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, यिन, यांग और जीवन के स्वर्गीय दाव में निपुणता प्राप्त कर ली थी। 8 स्वर्गीय दाव, वह इतनी शक्तिशाली थीं कि वे तथाकथित कुलीन ज्येष्ठ देवों से भी श्रेष्ठ थीं। वे उन 2 परग्रही बाहरी लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं जिनका आज हम सामना करते हैं। केवल निर्बाध अराजकता जगत के स्वामी डेमनहार्ट ही उनके बराबर थे। निंग ने सिर हिलाया। नुवा सचमुच एक राक्षसी थी। वह एक बड़ी देवी थी जिसने 8 स्वर्गीय दाव पर महारत हासिल कर ली थी, और फिर अंतिम युद्ध में उसने आदिकालीन अराजकता के स्वर्गीय दाव पर विजय प्राप्त कर ली और एक विश्व देवी बन गई। पुस्तक 22 अध्याय 29 विनाश। दुर्भाग्यवश नुवा चला गया। दानव हृदय स्वर्गीय दास में विलीन हो गया। फूशी ने अपना सिर हिलाया। मैं एक ज्येष्ठ देव के रूप में जन्मा था जिसके पास विनाश के स्वर्गीय दाव पर अधिकार था। मैंने खुद को पुनर्जन्म में भेजा है ताकि जब तक मैं जीवन के स्वर्गीय दाव में निपुण न हो जाऊं, तब तक मुझे अपनी पूर्व स्मृतियां या शक्तियां कभी न मिलें। फूशी ने आह भरी, फिर आत्मनिंदा करते हुए कहा, मैंने अब 2 अतिरिक्त स्वर्गीय दाव, यिन और यांग के स्वर्गीय दाव में निपुणता हासिल कर ली है, लेकिन मैं जीवन के स्वर्गीय दाव में निपुणता हासिल नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं केवल एक सच्चा ईश्वर ही रह गया हूँ। तीनों लोकों में एकमात्र ज्ञात एल्डर गॉड जो अभी भी विद्यमान है वह है सीमलेस गेट का, सभी राक्षसों का स्वामी। अब डार्कनॉर्थ, तुमने तथागत के समकक्ष एक सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता प्राप्त कर ली है। फूशी ने जीनिंग की ओर देखा। तुम्हारी तलवारबाजी इतनी जबरदस्त है कि तुम उस अजनबी बाहरी व्यक्ति से लड़कर उसे स्तब्ध कर सके। तुम्हारी शक्ति को देखते हुए मुझे लगता है कि अब तीनों लोकों में तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में तुम्हारे जैसा नया शक्तिशाली सहयोगी पाना हमारे लिए सचमुच एक वरदान है। तथागत जीनिंग की ओर देखते हुए मुस्कुराए। हालांकि उन्होंने अपने 2 धर्म शरीर खो दिए थे, फिर भी जीनिंग की शक्ति देखकर उन्हें खुशी हुई। समूह को अभियान जारी रखने की कोई जल्दी नहीं थी। वे बिना हिले डुले बस इंतजार करते रहे। चाय की केतली उबलने के लिए पर्याप्त समय बीत जाने के बाद होवी और सुइरेन के सच्चे देवताओं और दावफादरों का समूह भी आ पहुंचा। 3 लोकों में नुवा गठबंधन की रक्षा के लिए बहुत अधिक प्रमुख शक्तियां नहीं बची थीं, और इसलिए थोड़े समय बाद भगवान बुद्ध और सुइरेन उन सच्चे देवताओं और दावफादरों को अपने साथ वापस ले गए। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, मानव सम्राट फूक्सी और होवी ने कुल 29 सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं की कमान संभाली और आदिकालीन खंडहरों में अपना अभियान जारी रखा। आदिकालीन खंडहरों का हर बचा हुआ हिस्सा बेहद खतरनाक इलाकों में स्थित था। अपने नवीनतम अनुभव के बाद निंग और अन्य लोग और भी अधिक सावधानी से आगे बढ़े और पहले से भी धीमी गति से आगे बढ़े। इस बार उन्हें सिर्फ 3 दस्तों में बांटा गया। तीनों दस्तों का नेतृत्व जीनिंग, फूक्सी और होवी कर रहे थे। उनके तीनों दस्ते एक दूसरे से 30 लाख किलोमीटर की दूरी बनाए रखते थे। वे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे और एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। वे एक साथ एक समूह में शामिल होने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह यही थी कि उन्हें डर था कि कहीं सब एक ही दल में न फंस जाएं। पिछली बार अगर फूक्सी और जीनिंग दोनों तथागत के साथ दल में फंस गए होते तो फूक्सी के लिए दल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। जीनिंग बाहर से दल को चीरकर उनकी मदद नहीं कर पाती। इस तरह हालांकि 3 दस्तों में बंटने से नया खतरा पैदा हो गया था, कम से कम इससे ये तो सुनिश्चित हो गया कि वे सब एक ही जाल में नहीं फंसेंगे। 3 लाख किलोमीटर की दूरी काफी कम थी। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के साथ निंग की गति को देखते हुए वह एक ही सांस में इतनी दूरी तय कर सकता था। सभी दस्ते एक दूसरे को तेजी से मजबूत कर पाएंगे। समय बीतता गया। एक दिन तीनों दस्ते हर उस दुनिया और इलाके को तबाह करते रहे जिससे वे गुजरे। गॉडफाइंड विद स्पाइक और सीमलेस गेट उनसे निपटने के लिए जाल और संरचनाएं बिछाते रहे, लेकिन नुवा एलायंस के बेहद सतर्क विशेषज्ञ ऐसी भयावह और खतरनाक स्थिति का फिर कभी सामना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने धीरे धीरे और मेहनत से हर खतरे का सामना किया और एक के बाद एक दुनिया को तबाह कर दिया। आदिकालीन खंडहर दुनिया को नष्ट करना विदेशी बाहरी लोगों के क्षेत्र और मातृभूमि को नष्ट करने का प्रतिनिधित्व करता है। अंत्युद्ध तीनों लोकों में छाने वाला है। अगर इन बाहरी लोगों को जीवित रहने दिया गया तो वे जरूर आकर तीनों लोकों पर आक्रमण कर देंगे। उनमें से किसी ने भी कोई दया नहीं दिखाई। अपनी जातियों के अस्तित्व की खातिर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती थी। गॉडफाइंड विद स्पाइक के पास कुछ संपत्ति खजाने जरूर थे जिनसे वह कुछ जीवित प्राणियों को रख सकता था, लेकिन उनमें कितने जीव समा सकते थे? आदिकालीन खंडहर लोक में रहने वाले जीवों में से 0.01% से भी कम जीव उसमें समा सकते थे।
बाकी सब मर जाएंगे। जैसे जैसे निंग, होवेई और फूक्सी ने एक साथ काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखा, वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। आदिकालीन खंडहर लोक के विरुद्ध अभियान शुरू हुए 29 वर्ष बीत चुके थे। तथागत को खतरे में पड़े 19 वर्ष बीत चुके थे। आदिकालीन खंडहर दुनिया के बाहर कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा, तलवार लिए एक सफेद वस्त्रधारी युवक और ताओवादी वस्त्र पहने एक लंबा आदमी शून्य में एक साथ खड़े थे। उनके पीछे प्रमुख शक्तियों का एक बड़ा समूह था। हर कोई आदिकालीन खंडहर लोक को घूर रहा था। गड़गड़ाहट, वे एक विशाल साम्राज्य को पतन के कगार पर डगमगाते हुए देख सकते थे। टूटने की प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक बुरी तरह क्षतिग्रस्त आदिम खंडहर दुनिया पूरी तरह से टूटने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ उस क्षेत्र में अनगिनत टूटे हुए स्थानिक टुकड़े प्रकट हुए। पूरा आदिकालीन खंडहर संसार पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा था और जैसे जैसे ये हुआ, तेजी से शक्तिशाली होते स्थानिक टुकड़ों ने सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। शून्य में कहीं और यहाँ एक गहरे सुनहरे रंग का महल हवा में लटका हुआ था, जिसके चारों ओर का स्थान संरचना के संकेतों से लहरा रहा था। हालांकि इस जहाज को नंगी आंखों से ढूंढना संभव नहीं था और यहाँ तक कि कोर्सेंस भी पूरी तरह से अवरुद्ध था। महल के अंदर, वाह क्या नजारा है! गॉडफ्री विदस्पाइक की नजर महल की दीवारों से होते हुए अंतरिक्ष के अंतहीन शून्य में से दूर स्थित आदिम खंडहरों को देख रही थी। आदिम खंडहर किसी विशाल आतिशबाजी के प्रदर्शन जैसा लग रहा था, जहां अनगिनत अंतरिक्ष के टुकड़े हर दिशा में उड़ रहे थे। 3 लोग, उसके सामने खड़े विदेशी सच्चे देवताओं ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। यह उनका घर था जो अभी अभी नष्ट हुआ था। वे सर्वदेव के अनुयायी थे, लेकिन युद्ध में उनकी हार हुई। माँ नुवा ने उनका सफाया नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उन्हें आदिकालीन खंडहरों की दुनिया में धकेल दिया था, एक ऐसी जगह जहां जीवित रहना ही बेहद मुश्किल था। आदिकालीन खंडहरों की दुनिया में उनके लिए पूरी तरह फल फूल पाना मुश्किल था और उन्होंने हमेशा एक दिन जवाबी हमला करके तीनों लोगों पर कब्जा करने का सपना देखा था। फिर वे उस खूबसूरत, सुरक्षित दुनिया में आराम और सुख चैन से जीवन बिताएंगे। उन्हें अब बेतरतीब स्थानिक विकृतियों, लौकिक तूफानों और अन्य चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे इस बात से घृणा करते थे कि आदिकालीन खंडहर दुनिया कितनी घातक और दुर्गम थी, लेकिन फिर भी यह उनका घर था। अब तो उनका अंतिम आश्रय भी छिन्न भिन्न हो गया था। सभी विदेशी सच्चे देवताओं के पास संपत्ति खजाने थे और वे अपने कुछ रिश्तेदारों को भी अपने साथ अंदर ले जा सके। हालांकि वे जितने रिश्तेदारों को ले जा सके, वह आदिकालीन खंडहर लोक की कुल आबादी का एक छोटा सा अंश मात्र था। जो पीछे रह गए वे सभी नष्ट हो गए। 3 लोग, फूक्सी, होई, तथागत, विदेशी सच्चे देवताओं ने इन घृणित नामों को अपनी स्मृतियों में मजबूती से अंकित कर लिया। निंग और बाकियों को न तो अपनी नफरत का अंदाजा था और न ही इसकी परवाह थी। दरअसल अगर उन्हें मौका मिलता तो वे शायद सभी एलियन सच्चे देवताओं का सफाया कर देते। ये एलियन बाहरी लोग आक्रमणकारी थे जो हमेशा से तीनों लोगों के दुश्मन रहे थे। नुवा गठबंधन जितने ज्यादा लोगों को मार सके उतना अच्छा। गुरुजी, लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अचानक पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? अब आगे? गॉडफ्री विदस्पाइक ने धीरे से कहा, हमने पहले ही काफी बलिदान दे दिए हैं और हमारा इलाका भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। फूक्सी, डाकनॉर्थ और होवी जब एक साथ आते हैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। सीमलेस गेट मुझे दोष नहीं दे सकता। अब यह उन पर निर्भर करेगा। सब लोग थोड़ा आराम करो, हम इंतजार करते रहेंगे। जल्द ही, एंडवार जल्द ही आएगा। गॉडफ्री विदस्पाइक खिलखिलाकर हंसा, यही हमारा असली युद्ध क्षेत्र है। आहा, बहुत समय हो गया जब मैंने सचमुच ऐसी रोमांचक लड़ाई लड़ी थी। पिछली बार हम उस पहाड़ी घाटी में थे। ये स्थानीय लोग, इनके पास कोई दुर्जेय संरचना या खजाना नहीं है। युद्ध में ये बस अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। जब एंडवार आएगा तो ये सब मेरे खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बन जाएंगे। उसने अपनी लंबी जीभ से अपने होंठों के कोने चाटे। एंडवार, एक हाथ वाले आदमी ने भी धीरे से सिर हिलाया। वे आदिकालीन अराजकता में एक साथ घूमते रहे थे और ऐसा करते समय उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। गॉडफ्री विदस्पाइक 3 लोगों का विश्व हृदय प्राप्त करने वाला था, चाहे इसके लिए कितना भी जोखिम या कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सेबर द्वारा उस व्यक्ति का ऋण चुकाने के बाद वह वहां से चला जाएगा और अपनी साधना पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। बाकी 5 अनुचर सच्चे गुलाम थे। वह सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए अनुचर बना था। उसे नौकर तो माना जा सकता था, लेकिन वह गुलाम नहीं था। आदिकालीन खंडहर दुनिया बहुत विशाल थी। इसके पतन और विनाश में पूरे 3 महीने लगे। होई, जीनिन, फूक्सी और उनके पीछे आए सच्चे देवता और दाऊफादर पूरे 3 महीने तक बस देखते रहे। जब सब कुछ रुक गया तो फूक्सी ने अवशेषों पर एक आखिरी नजर डाली, फिर सिर हिलाया। आदिकालीन खंडहर की सभी दुनियाएं नष्ट हो चुकी हैं। आदिकालीन खंडहर में अब सिर्फ अर्थमोन पर्वत या अंतहीन सागर जैसे अनोखे खतरे वाले क्षेत्र ही बचे हैं। ये जगहें बहुत स्थिर हैं। आदिकालीन खंडहर का विनाश भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खंडहरों को देखते हुए निंग को लगभग 10 जगहें और भी दिखीं। ये सभी बेहद स्थिर और खतरनाक जगहें थीं। आदिकालीन खंडहर दुनिया का अंत हो गया है। वे एलियन आउटसाइडर्स अब सूखे कुएं की तरह हैं, होवी ने शांति से कहा। वे न तो फैल पाएंगे और न ही फल फूल पाएंगे। अगर वे अंत्युत के दौरान प्रकट होते हैं तो हम उनसे तब निपट लेंगे। ठीक है, फूक्सी ने सिर हिलाया। नुवा गठबंधन वास्तव में आदिकालीन खंडहरों को लेकर काफी चिंतित था। अगर सीमलेस गेट हार गया और उसके बचे हुए लोग आदिकालीन खंडहरों के दुर्गम वातावरण में छिप गए तो वे वहां से हमेशा तीनों लोगों पर नजर गड़ाए रहेंगे।
अगर ऐसा हुआ तो तीनों लोगों को कभी चैन का एक दिन भी नसीब नहीं होगा। अब उन्होंने आदिकालीन खंडहर जगत को नष्ट कर दिया था। सभी राक्षसों का स्वामी दुर्जेय था और वह सीमलेस गेट के बचे हुए लोगों के साथ भाग सकता था, लेकिन अगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो एक जाति के रूप में वे फिर कभी शक्तिशाली नहीं बन पाते। वे धीरे धीरे लुप्त हो जाते, जबकि नुवा गठबंधन तीनों लोगों में फलता फूलता रहता और अधिक से अधिक विशेषज्ञ पैदा करता रहता। जी निंग। फूक्सी ने अचानक निंग को मानसिक संदेश भेजा। निंग चौंक गया। आसपास के सभी लोग उनके पक्ष में थे। फिर फूक्सी ने एक निजी मानसिक संदेश भेजने का फैसला क्यों किया? यह क्या है? निंग ने पूछा। अब आप तीनों लोगों में शक्ति के सर्वोच्च स्तर पर हैं। वास्तव में आपको दोनों पक्षों के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जा सकता है। नुवा गठबंधन के कई रहस्य हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन अब आपको बताने का समय आ गया है। शायद आप थोड़े और शक्तिशाली हो पाएं। फूक्सी ने निंग की ओर देखा। नुवा एलायंस के रहस्य। निंग ने महसूस किया कि उसकी हृदय गति तेज हो गई है। पहले ऑल अलायंस पैलेस लौट चलें, बाद में मेरे पीछे आना, फूक्सी ने कहा। फूक्सी मूलतः एक ज्येष्ठ देवता थे। वे नुवा के बेहद करीब थे और स्वाभाविक रूप से नुवा गठबंधन के सभी राज जानते थे। ठीक है, निंग ने जवाब दिया। फूक्सी मुस्कुराया। सब लोग, आदिकालीन खंडहरों के खिलाफ हमारा अभियान 29 साल से चल रहा है, लेकिन हमने आखिरकार दुश्मन के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। अब हम निश्चिंत होकर अपने असली दुश्मनों की ओर रुख कर सकते हैं। हमें कभी भी सीधी लड़ाई में किसी से लड़ने में डर नहीं लगा। आओ, ऑल अलायंस पैलेस लौटते हैं। ऑल अलायंस पैलेस में वापस लौटें। प्रमुख शक्तियों ने तुरंत शून्य में एक छेद कर दिया और उसे 3 लोगों के ऑल अलायंस पैलेस तक वापस पहुंचा दिया। पुस्तक 23, अध्याय 1, नुवा अमर क्षेत्र। जी निंग, होवेई, फूक्सी और उनकी प्रमुख शक्तियों का दल यू द ग्रेट के मानवलोक के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उन्होंने तुरंत ही ऑल अलायंस पैलेस के सामने कई आकृतियों को अपनी प्रतीक्षा करते देखा, जिनमें ताओवादी 3 पवित्रताएं, शिनोंग, सुइरेन और अन्य शामिल थे। आओ, उनके पास चलें, फूक्सी ने कहा। ठीक है। निंग और बाकी सभी लोग जल्दी से ऑल अलायंस पैलेस की ओर उड़े, फिर उसके सामने उतरे। मेरे साथी ताओवादियों, कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। ताओवादी 3 पवित्रताएं सबसे पहले झुकने वालों में से थीं। शिनोंग, सुइरेन, कुलपति सुभूति और अन्य प्रमुख शक्तियां सभी एक साथ झुकीं। वे सभी जीनिंग, फूक्सी, होवी, कुआफू, ज़ेड कॉल्ड्रॉन और अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए झुके थे, जिन्होंने आदिकालीन विनाशलोक के विरुद्ध इस अभियान में कई वर्षों तक अपनी जान जोखिम में डाली। हालांकि उन्हें कई असफलताएं झेलनी पड़ी थीं, जिसमें भगवान तथागत बुद्ध ने अपने 2 धर्म शरीर खो दिए थे, फिर भी कुल मिलाकर उनकी क्षति बहुत अधिक नहीं थी। अंततः उन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। महल के अंदर सब लोग अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। निंग भी बैठ गया, लेकिन उसने सुभूति और होवेई के बगल में बैठना पसंद किया। मेरे साथी दाओवादी 3 पवित्रताओं ने कहा। हमारे योद्धा आदिकालीन खंडहरों के विरुद्ध अभियान पर निकले थे। आदिकालीन खंडहर हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और रास्ते में उन्हें कुछ खतरों का सामना करना पड़ा। 2 अत्यंत दुर्जेय विदेशी बाहरी अधिपति अचानक कहीं से प्रकट हो गए। सौभाग्य से डार्कनॉर्थ नाटकीय रूप से अधिक शक्तिशाली हो गया है। वह हमारे नुकसान को कम करने और उसे नियंत्रणीय बनाए रखने में सक्षम था। अंत में तथागत को सबसे अधिक हानि हुई। पास ही खड़े भगवान बुद्ध निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराए। नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा भी हुआ। हा, दाओवादी 3 पवित्रताएं हंस पड़ीं। आदिकालीन खंडहर दुनिया नष्ट हो गई है। सीमलेस गेट उन एलियन आउटसाइडर्स के साथ गठबंधन करने और भविष्य में आदिकालीन खंडहर दुनिया में छिपने के बारे में भूल सकता है। अगर हम एंडवार जीत सकते हैं तो हमें और किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। डार्कनॉर्थ एक अधिपति बन गया है, सुइरेन बोला। हमने अभी तक उसके लिए कोई उत्सव भोज आयोजित नहीं किया है। इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने जल्दी से कहा। आमतौर पर जब कोई नया सच्चा देवता या पिता पैदा होता था तो एक उत्सव भोज का आयोजन किया जाता था। हालांकि चूंकि निंग ने आदिकालीन अराजकता में रहते हुए ही सफलता प्राप्त कर ली थी, इसलिए किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। चूंकि वह वर्षों से युद्धरत था, इसलिए उसके लिए अभी तक भोज आयोजित करने का अवसर नहीं मिला था। एंडवार जल्द ही आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस समय हमारे लिए उत्सव भोज आयोजित करना उचित नहीं है। सुभूति ने सिर हिलाया। हम में से बहुत से लोग यहाँ ऑल अलायंस पैलेस में इकट्ठे हुए हैं। आइए हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं दें। जूनियर प्रशिक्षु भाई डार्कनॉर्थ, बधाई। होवेई ने सबसे पहले टोस्ट पेश किया। साथ ही दाओवादी डार्कनॉर्थ, बधाई। अधिपतियों के नीचे बैठे लू डोंगबिन ने भी निंग की ओर मुस्कुराते हुए टोस्ट उठाया। तलवार अमर डार्कनॉर्थ, बधाई। सच्चे भगवान डार्कनॉर्थ, बधाई हो। प्रमुख शक्तियों के हंसने और जयकारे लगाने पर तरह तरह के संबोधन सुनाई दे रहे थे। वे सभी काफी सहजता से व्यवहार कर रहे थे। आमतौर पर तीनों लोगों में इतनी कम प्रमुख शक्तियां होती थीं कि उनमें से हर एक का राज्याभिषेक एक बड़ी घटना होती थी। आमतौर पर नई प्रमुख शक्ति के लिए बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित किए जाते थे। हालांकि अब समय बदल गया था, इसलिए निंग का भोज एक बहुत ही साधारण मामला बन गया। हालांकि प्रमुख शक्तियां काफी सहजता से व्यवहार कर रही थीं, फिर भी उन्हें कम से कम थोड़ी बहुत शालीनता तो बनाए रखनी ही थी।
आखिरकार जी निंग अब एक अधिपति श्रेणी की हस्ती थी। आधे दिन बाद निंग, सुभूति और फूशी एक लकड़ी की नाव में कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे जो अनंत शून्य में उड़ रही थी। उन्होंने अपने अवतारों को ऑललांस महल में छोड़ दिया था। दरअसल ऑललांस महल में मौजूद ज्यादातर प्रमुख शक्तियों ने भी अपने अवतारों को भेजा था और उनके असली शरीर विभिन्न स्थानों पर पहरा दे रहे थे। अपने अवतारों को वहां रखकर वे निरंतर संपर्क बनाए रख पाएंगे और किसी भी समय एक साथ जुट जाएंगे। नुवा अमर क्षेत्र। निंग आश्चर्यचकित था। ठीक है, नुवा अमर लोक। सुभूति हंस पड़ा। माँ नुवा ने त्रिलोक छोड़ने से पहले एक विशेष संपदा लोक की रचना की थी जो अत्यंत सुंदर था। हालांकि त्रिलोक में इसके अस्तित्व से अवगत लोगों की संख्या 2 उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अधिकांश अन्य प्रमुख शक्तियां इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन यह नुवा गठबंधन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण लोकों में से एक है। ओह, निंग काफी उत्सुक था। जब फूक्सी और सुभूति उसे ऑललांस पैलेस से बाहर ले गए थे तो उन्होंने उससे कहा था कि वे उसे अपने सारे राज बताएंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि पहले उन्हें नुवा अमरलोक जाना होगा। चलो चलें। सुभूति ने अपनी उंगली हिलाई जिससे उनके सामने हवा में एक अंतरिक्षीय भंवर प्रकट हो गया। स्वूश, लकड़ी की नाव अंतरिक्ष भंवर में उड़ गई, फिर जल्दी से गायब हो गई। गड़गड़ाहट। एक क्षण बाद शक्ति की एक लहर उस स्थान से गुजरी जहां से वे अभी अभी निकले थे। धिक्कार है। सुभूति और फूशी जी निंग से क्या कह रहे थे? वे कहाँ चले गए? सुभूति का स्पेस टाइम पर नियंत्रण बहुत ही जबरदस्त है। इस मामले में त्रिलोक में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। उसका पीछा करना तो नामुमकिन है। शक्ति का यह आवेग तुरंत ही लुप्त हो गया। अंतरिक्षीय भंवर से गुजरने के बाद तीनों ने एक बेहद खूबसूरत दुनिया देखी। फूलों और पेड़ों ने पूरी दुनिया को ढंक लिया था और वह हर तरह की खुशबू से भरी हुई थी। जंगली जानवर खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे और नीचे की दुनिया में मनमोहक पहाड़ियां, गरजती नदियां और विशाल गरजते झरने दिखाई दे रहे थे। नदियां पहाड़ों से होकर समुद्र में गिरती हुई दिखाई दे रही थीं। इस दुनिया में केवल साधारण पक्षी और जानवर ही थे जिनकी बुद्धि कमजोर थी। यहाँ कोई और बुद्धिमान प्राणी नहीं था। सुभूति ने अपना हाथ हिलाकर लकड़ी की नाव को एक तरफ रख दिया। अगर तुम नुवा अमर लोक में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें इस खजाने का इस्तेमाल करना होगा, सुभूति ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ नुवा ने एक बार ऐसी कुल 3 नावें बनाई थीं। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक भी नहीं है तो इस जगह में प्रवेश करना असंभव है। मेरा स्पेस टाइम पर अद्भुत नियंत्रण है और मैं इस रहस्यमयी गुप्त दुनिया का पता खुद लगा सकता हूँ, लेकिन इस नाव के बिना मैं भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कम से कम तुम उसे ढूंढ तो सकते हो। हम में से बाकी लोग तो नुवा अमर लोक भी नहीं ढूंढ सकते। फूशी हंसा। नुवा वाकई कमाल की थी। वह कई दाव में निपुण थी, यहाँ तक कि स्पेस टाइम के दाव में भी। निंग खुद को रोक नहीं सका और चुपचाप आहें भरने लगा। नुवा अमर लोक सचमुच एक रहस्यमयी जगह थी। वहाँ केवल नुवा द्वारा छोड़ी गई उड़ने वाली नावों से ही प्रवेश किया जा सकता था। ऐसा लगता था कि यह सचमुच त्रिलोक के गुप्त रहस्यों में से एक था। आओ। सुभूति और फूक्सी आगे आगे उड़े और जी निंग पीछे पीछे आ रही थी। जल्द ही वे एक खूबसूरत आड़ू के बगीचे में पहुंच गए। उनके आसपास का इलाका खूबसूरत आड़ू के पेड़ों से घिरा था और आड़ू के बगीचे के अंदर एक साधारण सा लकड़ी का केबिन था। अंदर आइए। सुभूति सबसे पहले लकड़ी के केबिन में दाखिल हुआ। निंग भी पीछे पीछे अंदर गया। अंदर घुसते ही उसने पाया कि केबिन के अंदर का हिस्सा भी बिल्कुल सादा और अलंकृत नहीं था। उसमें सिर्फ किताबों की अलमारियां थीं और वे ज़ेड स्क्रॉल और पर्चियों से भरी थीं। सुभूति ने कुछ ज़ेड पर्चियों की ओर इशारा किया। ये लकड़ी के केबिन ढेरों ज़ेड पर्चियों से भरे हैं, साथ ही कुछ भंडारण प्रकार के खजाने भी हैं। यहाँ रखी इन ज़ेड पर्चियों में नुवा एलायंस द्वारा अर्जित सभी शक्तिशाली तकनीकें, मंत्र और दिव्य क्षमताएं समाहित हैं। ये सिर्फ हमारी अपनी मूल तकनीकें नहीं हैं, यहाँ एलियन आउटसाइडर्स की तकनीकें भी शामिल हैं। सब। निंग चौंक गया। विभिन्न प्रमुख शक्तियां आमतौर पर अपनी गुप्त हत्या तकनीकों को दूसरों से छिपाकर रखती हैं। क्या सभी प्रमुख शक्तियां अपनी सर्वोच्च तकनीकें सौंपने को तैयार थीं? निंग काफी उत्सुक था। अगर वे उन्हें छिपाकर रखना चाहते तो मुझे लगता है कि मदर नुवा उन्हें खोज नहीं पाती। माँ नुवा के पंगु स्तरीय देवता बनने के बाद उनकी अंतर्दृष्टि और शक्ति अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर पर थी। माँ नुवा के सामने किसी भी महाशक्ति के लिए कुछ भी छिपाना संभव नहीं था। सुभूति ने सिर हिलाया। तुम माँ नुवा से कभी नहीं मिले। अगर मिले होते तो समझ जाते। उनके सामने तुम झूठ भी नहीं बोल सकते। माँ नुवा ने ही तीनों लोगों के सबसे बड़े भाग्य प्रकार के खजाने, जीवन और मृत्यु की पुस्तक की रचना की थी। निंग ने सिर हिलाया। जीवन और मृत्यु की पुस्तक सचमुच एक अलौकिक वस्तु थी। इसमें तीनों लोगों के असंख्य जीवों के जीवन का विवरण था और यह उनकी नियति को बदलने में सक्षम थी। इसके अलावा माता नुवा अक्सर अन्य प्रमुख शक्तियों को मार्गदर्शन भी देती थी। सुभूति ने कहा, ये तकनीकें वास्तव में आपके ज्यादा काम नहीं आएंगी। असल में उपयोगी वे तकनीकें होंगी जो माता नुवा ने स्वयं पीछे छोड़ी थीं। ओह। निंग चौंका। सुभूति ने लकड़ी के घर की एक दीवार की ओर इशारा किया। फुफ। एक तकनीक अचानक सामने आए जिसमें लकड़ी की दीवारों पर अनगिनत अक्षर उभर आए। ये अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन स्क्रॉल है, सुभूति ने दीवारों की ओर इशारा करते हुए कहा। जब माता नुवा पंगु स्तरीय देवी बनी तो वे आदिकालीन अराजकता में विश्व देवता के रूप में जानी गईं। विश्व देवता बनने के बाद उन्होंने अपने दिव्य शरीर के रहस्यों पर ध्यान लगाने में समय बिताया और इस अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन स्क्रॉल को विकसित करने में अपार प्रयास किया। यदि आप इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो आपके पास एल्डर गॉड बनने का अवसर होगा।
हालांकि हमने कई एलियन आउटसाइडर्स को मार डाला है, लेकिन जो तकनीकें किसी को एल्डर गॉड बनने की अनुमति देती हैं वे सभी गुप्त तकनीकें हैं। उन सभी को जीवन की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि हम उनमें से किसी को भी हासिल नहीं कर पाए। जी निंग, आप एक सच्चे भगवान बन गए हैं। ये तकनीक आपके लिए उपयोगी होगी, सुभूति ने कहा। निंग ने इसे ध्यान से पढ़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नुवा एलायंस के पास सचमुच एक ऐसी तकनीक है जिससे कोई एल्डर गॉड बन सकता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ बात थी। सुभूति ने कहा, ये तकनीक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी नए ज्येष्ठ देवता का जन्म पूरे त्रिलोक के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यही कारण है कि नुवा गठबंधन में भी केवल अविश्वसनीय प्रतिभा और पुनर्तः अटूट निष्ठा वाले सच्चे देवताओं को ही यह तकनीक सीखने का अवसर दिया जाएगा। अगर हमें उनकी निष्ठा पर पूरा भरोसा नहीं है तो हम इस तकनीक का खुलासा बिल्कुल नहीं करेंगे। निंग ने जो देखा उससे वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। एकाकी विश्वदेव एक अत्यंत दुर्जेय तकनीक थी जो व्यक्ति को विश्वदेव स्तर तक प्रशिक्षित कर सकती थी। यह एक अत्यंत उच्च स्तरीय तकनीक थी और इस तकनीक का मूल सिद्धांत अपने दिव्य शरीर के भीतर अंतर्दृष्टि की चिंगारी खोजने के लिए एकांत में अत्यधिक समय बिताने पर आधारित था। हालांकि ये अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन स्क्रॉल एक विजुअलाइजेशन तकनीक की तरह था। ये किसी भ्रामक चीज को लेकर उसे वास्तविक बनाने, फिर उसे परिष्कृत करने और उस पर महारत हासिल करने के बारे में था। इसके सिद्धांत एकांत विश्व देवता के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग थे। पुस्तक 23 अध्याय 2 कुई महल का स्वामी। सैद्धांतिक रूप से अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन तकनीक के सिद्धांत उच्चतर स्तर के प्रतीत होते थे। हालांकि एकांत विश्व देवता अधिक विस्तृत और अधिक परिष्कृत था। आखिरकार यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका अनगिनत विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण लिया था और उसमें सुधार किया था, जिससे इसकी सफलता दर उच्चतर रही। हालांकि अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन तकनीक के अंतर्निहित सिद्धांत अविश्वसनीय रूप से गहन थे, फिर भी मदर नुवा ने इसे एक नए और अनुभवहीन विश्व देवता के रूप में रचा था। इसके अलावा चूंकि एकांत विश्व देवता व्यक्ति को विश्व देवता स्तर तक प्रशिक्षण लेने की अनुमति देता था, इसलिए इसका रचयिता स्पष्ट रूप से मदर नुवा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। फिर भी इस तकनीक के निर्माण मात्र से ही जीनिंग को यह आभास हो गया था कि मानुवा कितनी अद्भुत प्रतिभाशाली थीं। त्रिलोक जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े अराजकता लोक में भी वे इतनी अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक प्रशिक्षण ले पाई थीं। अनंत आदिम अराजकता के कहीं अधिक विशाल संसार में प्रवेश करने के बाद उनकी शक्ति का स्तर क्या रहा होगा? इस प्रश्न का उत्तर देना सचमुच कठिन था। मास्टर, निंग ने अचानक कहा, चूंकि हमारे पास ये तकनीक है तो क्या हमारे पक्ष में कोई बड़े देवता हैं? इससे पहले निंग हमेशा यही मानता था कि तीनों लोकों में सिर्फ एक ही बड़ा देवता है, सभी राक्षसों का स्वामी। फूक्सी और तथागत ने भी उसे यही बताया था। फूक्सी और सुभूति ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। हम जानते हैं, फूक्सी ने कहा। हमने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें इसे गुप्त रखना था। हम करते हैं। निंग हैरान और खुश थी। कौन? 3 पवित्रताएं, तथागत और अन्य सभी अत्यंत दुर्जेय थे, लेकिन फिर भी वे केवल सच्चे देवता और तृतीय श्रेणी के अमर पूर्वज थे। उन्हें सामान्य ज्येष्ठ देवताओं के समकक्ष बनने के लिए दाव के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि सभी सच्चे ज्येष्ठ देवताओं में उस स्तर की शक्ति थी, भले ही उनकी तकनीकें अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की हों। यदि उनके पास दाव के बारे में बेहतर तकनीकें और अंतर्दृष्टि होती तो वे कुलीन ज्येष्ठ देवता होते। सुभूति ने आह भरते हुए कहा, हमारे आदिकालीन अराजकता के वरिष्ठ देवताओं में से एक वास्तव में अभी भी जीवित है। कौन? निंग काफी उत्सुक था। पैट्रिक ड्रैगन और फीनिक्स दोनों मर चुके थे। नुवा जा चुका था। फूक्सी का पुनर्जन्म हो चुका था, जबकि ज़ूरोंग और रुशु दोनों ही नष्ट हो चुके थे। अब कौन जीवित था? जल के बड़े देवता गोंगोंग। सुभूति ने कहा। गोंगोंग? वही जिसने बुझोऊ पर्वत को तोड़ा था। निंग तुरंत समझ गया कि सुभूति किसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, सुभूति ने आह भरी। यही तो है। तो फिर वह कभी सामने क्यों नहीं आया? निंग हैरान था। आदि युग के अंत वाले युद्ध में ज़ूरोंग गोंगोंग को बचाने के लिए मर गया, सुभूति ने कहा। ज़ूरोंग मर गया जबकि गोंगोंग जीवित रहा। इतने सालों में गोंगोंग को इस बात का अपराधबोध होता रहा है। उसे हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती रही है कि वह ज़ूरोंग का ऋणी था। वह इससे कभी उबर नहीं पाया। फिर भी उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अंत्येष्टि युद्ध के दौरान जरूर प्रकट होगा। ठीक है। निंग को खुशी का एहसास हुआ। गोंगोंग एक बड़े देवता के रूप में पैदा हुआ था। एक पूरे अराजकता चक्र में रहने के बाद उसकी शक्ति में कम से कम थोड़ी तो वृद्धि हुई ही होगी। वह निस्संदेह बहुत शक्तिशाली था। कोई और? क्या किसी ने अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन स्क्रॉल में सफलतापूर्वक महारत हासिल की है? निंग ने पूछा। हाँ, सुभूति हंसा। सुएरेन? फिक्सी ने सिर हिलाया। निंग हैरान था। सुएरेन? हाँ, वह एक एल्डर गॉड है। लेकिन जब सीमलेस गेट पर मेरी हत्या हुई थी तब वह कीपर एववुड को क्यों नहीं दबा पाया? भले ही तुमने अपना एक शरीर खो दिया हो, हमें ये रहस्य बनाए रखना था कि सुएरेन एक ज्येष्ठ देवता है। सुभूति ने निंग की ओर देखा। हम कर्म भाग्य के युद्ध में थे और हमारे सारे प्रयास उसे जीतने के लिए थे। हम तुम्हें बचाना चाहे जितना भी चाहें, हम सुएरेन की असली शक्ति प्रकट नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हारा केवल एक ही शरीर होता और तुम्हें वास्तविक मृत्यु का खतरा होता तब भी हम यही निर्णय लेते। निंग ने सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत को समझ गया। यही कारण है कि हमने आपके द्वारा दिया गया अराजकता अमृत लिया और उसे सुएरेन को दे दिया, सुभूति ने मुस्कुराते हुए कहा।
सुइरेन हमेशा से ही एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक सच्चे देवता होने के बावजूद उनकी शक्ति ज्येष्ठ देवताओं के बराबर थी। लेकिन अब जब वे एक सच्चे ज्येष्ठ देवता हैं, तो निश्चित रूप से वे शक्ति में एक विशिष्ट ज्येष्ठ देवता हैं। अब जब उनके पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक भी है, जब एंडवार आएगा तो वे सीमलेस गेट को एक छोटा सा सुखद आश्चर्य देंगे। ठीक है, ये सुनकर निंग उत्साहित हो गया। कोई और भी बड़े देवता? अनिश्चित। सुभूति ने सिर हिलाया। जहां तक हम जानते हैं, अनबाउंड एल्डर गॉड विजुअलाइजेशन तकनीक की बदौलत एल्डर गॉड बनने में सफल होने वाला एकमात्र व्यक्ति सुइरेन था। ये संभव है कि किसी और ने इसमें महारत हासिल न की हो, लेकिन ये भी संभव है कि कुछ सच्चे देवता अपनी असली शक्ति छिपा रहे हों। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। आखिरकार ज्यादातर बड़ी ताकतें सिर्फ खुद पर ही सच्चा भरोसा करती हैं। सिर्फ वही राज सच्चा राज होने की गारंटी होती है जो किसी से साझा न किया गया हो। उदाहरण के लिए, चूंकि बुद्धा जुमिंग ने अंडमान झील से तकनीकें सीखी थीं, इसलिए वह निश्चित रूप से एक असाधारण रूप से शक्तिशाली व्यक्ति रहे होंगे। हालांकि तीनों लोगों के अधिकांश लोग उन्हें एक साधारण दावफादर ही मानते थे। निंग को यकीन था कि उसके पक्ष के अन्य सच्चे देवता और दावफादर भी अपनी शक्ति छिपा रहे थे। आखिरकार आदिम युग के अंत के बाद से अराजकता का आधा चक्र बीत चुका था। आधा अराजकता चक्र, इतना लंबा समय वस्तुतः किसी भी चीज के घटित होने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसी सिद्धांत के अनुसार उनके लिए सीमलेस गेट की असली शक्ति का पता लगाना भी कठिन था। हम अति आत्मविश्वासी नहीं हो सकते, सुभूति ने कहा। जब सभी राक्षसों के स्वामी ने सीमलेस गेट के बचे हुए लोगों को अपने साथ अंतहीन आदिम अराजकता में ले लिया, तो वे काफी समय तक उसमें यात्रा करते रहे। उन वर्षों में क्या हुआ? सभी राक्षसों के स्वामी ने क्या अनुभव किया? हम में से कोई भी इसका उत्तर नहीं जानता। वास्तव में एववुड को भी इसका उत्तर नहीं पता। केवल सभी राक्षसों के स्वामी ही सत्य जानते हैं। इसके अलावा 3 लोकों में सीमलेस गेट कई वर्षों तक फलता फूलता रहा। हालांकि ऊपरी तौर पर उनके पास अभी भी केवल 3 अधिपति श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। सभी राक्षसों का स्वामी, सदाबहार वन का रक्षक और दैवीय शक्ति का रक्षक। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि इतने वर्षों में उन्होंने एक भी नया अधिपति उत्पन्न नहीं किया है। सुभूति ने अपना सिर हिलाया। हमारी कुछ प्रमुख शक्तियाँ अपनी असली शक्ति छिपा रही हैं, लेकिन सीमलेस गेट के लिए भी यही सच है। अंत में सब कुछ तभी स्पष्ट हो जाएगा जब अंतयुद्ध शुरू होगा। निंग ने सिर हिलाया। विजय की योजना बनाने से पहले हार की योजना बनाओ, सुभूति ने कहा। पहले की तरह मैं अंत्ययुद्ध में भाग नहीं लूंगा। अगर हमारी टीम को जीत की कोई संभावना नहीं दिखती, तो मैं अपने बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते हुए त्रिलोक से भाग जाऊंगा। भाग रहे हो? निंग ने सुभूति की ओर देखा। हाँ, यही व्यवस्था माता नुवा ने आदिकाल में की थी, सुभूति ने कहा। यही कारण है कि मैं स्पेस टाइम पर अपनी महारत पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जब मैं हमारे बचे हुए लोगों को ले जाऊं, तो कोई भी हमारा पीछा न कर सके। हालांकि सभी राक्षसों का स्वामी अविश्वसनीय रूप से तेज है, लेकिन उसकी कुशलता केवल अंतरिक्ष के ताव में निहित है। स्पेस टाइम में वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सुभूति को अंतरिक्ष समय पर अपनी महारत पर पूर्ण विश्वास था। जब निंग, सुभूति और फूक्सी लकड़ी के केबिन के अंदर बातचीत कर रहे थे, तो अचानक बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। निंग ने अपना सिर घुमाकर देखा तो एक नीला वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। तुम? निंग चौंक गया। जी निंग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। नीले वस्त्र पहने आदमी ने निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराया। कुई महल के स्वामी? निंग अविश्वास से भर गया। तुम यहाँ रहते हो? इतने सालों से मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाया। 600 सालों तक जब उसके क्लोन अंडमान झील में रहे, निंग ने तीनों लोगों की यात्रा की, लेकिन लॉर्ड कुई को ढूंढने में नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी अचानक गायब हो गया हो। मैं जीवन और मृत्यु की पुस्तक का खजाना हूँ। सच कहूँ तो नुवा ने नुवा अमर क्षेत्र का प्रबंधन मुझे सौंप दिया था। पाताल लोक के विनाश के बाद मैंने स्वाभाविक रूप से यहाँ आने का फैसला किया, लॉर्ड कुई ने हंसते हुए कहा। जी निंग, सुभूति भी मुस्कुराया। भगवान कुई और माता नुवा के बीच का रिश्ता तुम्हारे विशाल पीले भालू दाऊवादी थरीलाइव्स के बीच के रिश्ते जैसा ही है, समझे? निंग ने सिर हिलाया। जीवन और मृत्यु की पुस्तक, यह माता नुवा द्वारा रचित अब तक का सबसे प्रसिद्ध खजाना था और इसमें भाग्य और नियति के संचालन पर अकल्पनीय शक्ति निहित थी। माता नुवा ने इस खजाने के निर्माण में अपना सारा खून, पसीना और आंसू बहा दिए होंगे और उन्होंने इसे बहुत लंबे समय तक अपने पास भी रखा होगा। खजाने की आत्मा का माता नुवा के बेहद करीब होना स्वाभाविक ही था। सच तो ये है कि कई बड़ी शक्तियां किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में अपनी खजाने की आत्माओं में अधिक विश्वास रखती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी खजाना आत्मा अपने स्वामी की अवज्ञा नहीं कर सकती थी। वे पूरी तरह से वफादार और समर्पित सेवक थे। बहुत पहले मैं जीवन और मृत्यु की पुस्तक के बंधनों से मुक्त हो गया था और एक स्वतंत्र जीवन रूप बन गया था जो खुद को प्रशिक्षित करने में सक्षम था। लॉर्ड कुई ने निंग की ओर देखा। मैंने एक क्लोन बनाया और उसे पुनर्जन्म के मार्ग पर भेज दिया और वह क्लोन अंततः तुम्हारे अपने गृहलोक पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इसलिए मैंने कहा कि हम एक ही गृहनगर से आए हैं। जब निंग कमजोर था तो वह इस बात से काफी उलझन में था। अगर लॉर्ड कुई मूल रूप से पृथ्वी के तांग राजवंश के साधक थे तो उन्हें हाल ही में मृतकों का प्रथम न्यायाधीश बनना चाहिए था। और फिर भी तीनों लोगों के अभिलेखों से पता चलता है कि लॉर्ड कुई की महान प्रतिष्ठा अनगिनत वर्षों से चली आ रही थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि लॉर्ड कुई बहुत पहले ही मृतकों का प्रथम न्यायाधीश बन चुका था और यह उसके क्लोनों में से एक था जिसे उसने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए भेजा था।
सचमुच अद्भुत। लॉर्ड क्वी निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराए। मुझे आज भी याद है कि तुम कितने कमजोर मगर कोमल युवक थे। धरती पर तुम बस एक बिस्तर पर पड़े मरीज थे, लेकिन अब तुम तीनों लोगों के शिखर पर खड़े हो। निंग ने कहा, लॉर्ड क्वी, मुझे नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बिना मैं वह सब कभी नहीं कर पाता जो मैंने किया। नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन तकनीक अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन यही वजह थी कि वह जिंदा बच पाया और अंडरवाटर एस्टेट की विरासत हासिल कर पाया। तभी वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज में शामिल हो पाया, अमर नियति सम्मेलन का चैंपियन बन पाया और सुभूति का शिष्य बन पाया। नुवा पेंटिंग से शुरुआत करने के लाभ के बिना वह शायद अभी भी सफल हो सकता था, लेकिन यह असंभव था कि वह अब जितना सफल हो पाता। मैंने वास्तव में नुवा पेंटिंग कई लोगों को दी है, लेकिन उनमें से कोई भी आपके जितना प्रभावशाली नहीं था। लॉर्ड क्वी हंसे। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आप में एक खास तरह की दृढ़ता और लचीलापन है कि चाहे कितनी भी बाधाएं या दबाव क्यों न आएं, आप कभी नहीं टूटेंगे। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां साधना जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन वहां भी आप अपनी नियति बदलने में सक्षम रहे, अपने निर्धारित समय से 2 साल ज्यादा जी पाए। मुझे लगा कि थोड़ी सी मदद मिलने पर आप चमत्कार कर पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको नुवा पेंटिंग प्रदान की। लॉर्ड क्वी, आप? निंग चौंक गया। बिल्कुल, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि सीमलेस गेट कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए मैंने अपने सामने आने वाले कुछ आशाजनक लोगों को नुवा पेंटिंग देना शुरू कर दिया। इससे उनके लिए खेती करना आसान हो जाएगा। लेकिन जाहिर है यह मेरी कई छोटी छोटी योजनाओं में से एक थी। नुवा पेंटिंग जैसी छोटी सी चीज से किसी पिता या सच्चे ईश्वर का जन्म होना नामुमकिन है। दरअसल जिन 10 लोगों की मैंने मदद की, उनमें से भी कम लोग दिव्य अमर बन पाए। लॉर्ड क्वी ने निंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया और हंस पड़े। शुक्र है तुम्हारा, भगवान क्वी, आपने सचमुच हमारे लिए एक महान कार्य किया है। सुभूति हंसा। आहा, लॉर्ड क्वी भी हंसे। लॉर्ड क्वी, मैंने अपने पुराने घर पृथ्वी को खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे कभी नहीं ढूंढ पाया, निंग ने तुरंत कहा। क्वी महल के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्धचंद्राकार दुनिया एक बिल्कुल अलग अंतरिक्ष समय सातत्य में स्थित है। तीनों लोगों के खरबों छोटे छोटे लोग भी अपने अपने छोटे छोटे अंतरिक्ष समय सातत्यों में छिपे हैं। माता नुवा के विश्वदेव बनने के बाद उन्होंने इन छोटे छोटे लोगों को अपने अपने छोटे छोटे पॉकेट में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की, और आपका ग्रह पृथ्वी उनमें से एक था। तीनों लोगों पर चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, ये छोटे लोग धन्य रहेंगे, लॉर्ड क्वी ने समझाया। जब पूरे 3 लोग नष्ट हो जाएंगे तभी ये लोग भी नष्ट होंगे। निंग ने धीमी आवाज में पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पिछले जन्म के माता पिता कैसे हैं। उसके पिछले जन्म में उसके और उसके माता पिता के बीच का रिश्ता इस जन्म में उसके माता पिता के साथ उसके रिश्ते जितना अटूट नहीं था, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं भूला था। वह कभी नहीं भूला था कि उसकी माँ ने उसका कितना ख्याल रखा था। हालांकि उसके पिता अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देते थे, फिर भी निंग की अपने पिता के प्रति भावनाएं काफी जटिल थीं। वे एक धन्य भूमि में रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लॉर्ड क्वी ने कहा, क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं? ये प्रश्न पूछते हुए निंग थोड़ा शांत हो गया। पुस्तक 23, अध्याय 3, सितारे। भगवान क्वी ने कहा, जब तुम सुभूति के शिष्य बने तब तुम्हारे पूर्व माता पिता अभी भी जीवित थे। मैंने उनका भाग्य बदलने में उनकी मदद की, जिससे वे शांतिपूर्वक निधन से पहले 100 वर्ष तक जीवित रहे। फिर उनका पुनर्जन्म एक अन्य धन्य लोक में हुआ। स्वाभाविक रूप से उनका जीवन शांत और सुचारू था। जी निंग ने धीरे से सिर हिलाया। 1 शताब्दी तक शांतिपूर्वक रह पाना अच्छी बात थी, किसी अन्य धन्य दुनिया में पुनर्जन्म? निंग इस बात से उलझन में था। माँ नुवा ने स्पेस टाइम के अलग अलग हिस्सों में कई छोटे छोटे लोक स्थापित किए। ये सभी धन्य भूमियां हैं, लॉर्ड क्वी ने समझाया। पुनर्जन्म के 6 मार्गों के नष्ट हो जाने के बाद भी उन धन्य भूमियों में पुनर्जन्म की प्रक्रिया जरा भी बाधित नहीं हुई। जो लोग किसी धन्य लोक में मरते हैं, उनका पुनर्जन्म किसी अन्य धन्य लोक में होगा। वह पृथ्वी हो सकती है या कोई अन्य धन्य लोक भी हो सकता है। लेकिन क्या मुझे अंततः पाताल लोक नहीं भेजा गया? निंग ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, लॉर्ड क्वी ने कहा। ये सभी धन्य लोग आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चुना जो अमर साधना के लिए उपयुक्त था। हालांकि ये सभी लोग बहुत छोटे हैं, वे वास्तव में किसी अमर के विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी आत्मा को सीधे पाताल लोक में भेज दिया। अब निंग को अंततः समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पृथ्वी से पुनर्जन्म लेने वाले एक भी व्यक्ति से कभी नहीं मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी एक धन्य संसार थी। जब तक कुछ विशेष न घटे, पृथ्वी से कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रमुख लोकों में पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस विपत्ति के बाद धन्य लोग बच पाएंगे। लॉर्ड क्वी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ओह ठीक है, मैंने सुना है कि तुमने आदिकालीन विनाशलोक के 4 थियाक्स को मार डाला है। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। तुम्हें उनके खजाने हासिल कर लेने चाहिए थे, है ना? जरा गौर करो और देखो कि क्या उनके पास कोई स्टार मैप था, लॉर्ड क्वी ने कहा। स्टार मैप वे नक्शे होते हैं जो आदिकालीन अराजकता के बीच मौजूद विभिन्न रास्तों को दर्ज करते हैं। आदिकालीन युग से लेकर अब तक हमने कई एलियन आउटसाइडर्स को मार गिराया है, ज्यादा शक्तिशाली जैसे राहु या सभी चीजों के स्वामी और उनके सच्चे ईश्वर और पितामह जैसे अधीनस्थ। हमने उनसे कई स्टार मैप हासिल किए हैं, लेकिन जितने ज्यादा स्टार मैप होंगे उतना ही अच्छा होगा। निंग एक पल के लिए चौंका, फिर हंस पड़ा।
मैंने अभी तक उन्हें सुलझाया नहीं है। जरा रुकिए लॉर्ड कुई। स्टार मानचित्र। आदिकालीन अराजकता विशाल और अंतहीन थी, अवसरों और खतरों से भरी हुई। 3 लोगों जैसे छोटे से स्थान में भी अर्थमोन पर्वत या अनंत सागर जैसे खतरनाक स्थान थे। आदिकालीन अराजकता स्वाभाविक रूप से अपने भीतर कहीं अधिक भयावह खतरे समेटे हुए थी। यहाँ तक कि अगर कोई विश्व देवता भी अंधाधुंध उड़ान भरता है तो वह खो सकता है और किसी विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्र में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए यात्रा के लिए तारा मानचित्रों की आवश्यकता होती थी। मनुष्यों को समुद्र में यात्रा करते समय समुद्री मानचित्रों की आवश्यकता होती थी और दानव देवताओं को आदिकालीन अराजकता में नेविगेट करने के लिए तारा मानचित्रों की आवश्यकता होती थी। इन्हें तारा मानचित्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि आदिकालीन अराजकता में लंबी दूरी के परिवहन का प्राथमिक तरीका स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे के माध्यम से था। आदिकालीन अराजकता बहुत विशाल थी, उसमें से धीरे धीरे उड़ान भरने या टेलीपोर्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता। हालांकि स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे प्राचीन संरचनाएं थीं जो आदिकालीन अराजकता में प्राचीन काल से ही मौजूद थीं। उन्होंने तारों और ग्रहों को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल किया और तारकीय पिंडों को एक साथ जोड़कर स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे बनाए। कोई भी व्यक्ति एक स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे से दूसरे दूरस्थ एरे में तुरंत यात्रा कर सकता था। बार बार सरणी स्थानांतरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति शीघ्रता से वांछित स्थान पर पहुंचने में सक्षम हो सकेगा। हालांकि चूंकि स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे में विशाल तारों और ग्रहों को एरे के भाग के रूप में उपयोग किया गया था, इसलिए जो मानचित्र उनके बीच विभिन्न पथों और कनेक्शनों को दर्शाते थे उन्हें स्टार मैप के रूप में जाना जाता था। सुभूति ने कहा, कुछ अमर या दुष्ट देवता हर तारा मानचित्र को याद करके उसे नष्ट कर देते हैं, कुछ उसे बरकरार रखते हैं और दूसरों को बेच देते हैं। यही कारण है कि हमने जिन एलियन आउटसाइडर्स को मार गिराया है उनसे कुछ तारा मानचित्र हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि हमने आमतौर पर पाया है कि एक आउटसाइडर जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके पास उतने ही बेहतर तारा मानचित्र होते हैं। मिल गया। निंग के चेहरे पर अचानक खुशी का भाव आ गया। उसने हाथ हिलाया और एक धातु का स्क्रॉल निकाला। उसने धातु के स्क्रॉल को खोला जिससे वह रोशनी के धब्बों से चमक उठा। प्रकाश का हर एक बिंदु एक स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे का प्रतिनिधित्व करता है। सुभूति ने तारा मानचित्र की ओर इशारा किया जो स्पष्ट रूप से इन चीजों से काफी परिचित था। यहाँ ये साधारण से छोटे बिंदु अराजकता लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 स्पेसटाइम ट्रांसफर एरे, 721 अराजकता वाले संसार। निंग ने धीरे से कहा। कितना भद्दा। फूक्सी ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत ही भद्दा है। ऐसा लगता है कि इस स्टार मैप का मालिक काफी निचले दर्जे का था। लॉर्ड कुई ने भी अपना सिर हिलाया। यह वही स्टार मैप था जो थियाक डार्कस्टिल के पास था। जब वह पहली बार लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स में शामिल हुआ था तब वह काफी कमजोर था। उस समय उसके लिए एक भद्दा स्टार मैप भी हासिल कर पाना काफी प्रभावशाली था। मेरे पीछे आओ जी निंग। लॉर्ड कुई ने उसकी ओर देखा। मैंने आदिकाल से लेकर अब तक कई तारा मानचित्र प्राप्त किए हैं। मैंने उन सभी को एक बड़े तारा मानचित्र में समेट दिया है। चलो मैं तुम्हें उस तक ले चलता हूँ। ओह, उत्सुकतावश निंग जल्दी से उसके पीछे चला गया। उसने एक बार वास्तविन महल की खोज और पता लगाने की जीवन भर की शपथ ली थी। हालांकि विश्व देवता नॉर्थवेस्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा और विस्तृत तारा मानचित्र छोड़ गए थे, लेकिन वह किसी काम का नहीं था। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, इसलिए वह बेतरतीब ढंग से भागे, हर उस सरणी में कूदते हुए जो उन्हें मिली। वह इतनी तेजी से भागे कि खुद भी वापस लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। इस प्रकार उनके द्वारा छोड़ा गया विशाल और विस्तृत तारा मानचित्र एक ऐसी जगह का प्रतिनिधित्व करता था जो बहुत दूर थी, आदिम अराजकता के बहुत भीतर। फिलहाल यह निंग के लिए किसी काम का नहीं था, तो उन्होंने सारे नक्शों को एक विशाल तारा मानचित्र में संकलित कर दिया। मुझे उम्मीद है कि कुछ जगहें ऐसी होंगी जो विश्व देवता नॉर्थवेस्ट के तारा मानचित्र में अंकित जगहों से जुड़ती होंगी। इससे वास्तवन महल तक की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। निंग ने मन ही मन सोचा। फिर भी वह जानता था कि ऐसा होना नामुमकिन है। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट आदिकाल में आए थे और लंबे समय तक त्रिलोक में रहे थे, फिर भी अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं खोज पाए थे। संभावना यही थी कि आखिरकार कोई ज्ञात प्रतिच्छेदन नहीं था। थोड़ी देर बाद जी निंग, फूक्सी, सुभूति और लॉर्ड कुई एक अलग सुंदर लकड़ी के घर के सामने पहुंचे। लॉर्ड कुई ने अपना हाथ हिलाया जिससे लकड़ी के घर के अंदर से एक धातु का स्क्रॉल तुरंत बाहर आ गया। धातु का स्क्रॉल अपने आप खुल गया और तेजी से आकार में फैलने लगा। ये हवा में 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक विशाल पेंटिंग की तरह लटक रहा था। ये प्रकाश के अनगिनत छोटे छोटे कणों से भरा हुआ था और उन अनगिनत प्रकाश कणों के ठीक बीच में एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला सूर्य जैसा चमकीला बिंदु था। यह वह तारा मानचित्र है जिसे हमने संकलित किया है। लॉर्ड कुई ने विशाल तारा मानचित्र की ओर इशारा किया और मुस्कुराए। इसमें उन तारा मानचित्रों की सारी जानकारी है जो हमने पीढ़ियों से बाहरी आक्रमणकारियों से प्राप्त की थी। आदिम युग के दौरान जब मदर नुवा आदिकालीन अराजकता से गुजर रही थी तो उनका सामना एक बाहरी व्यक्ति से हुआ जो खुद को चिसा कहता था। उन्होंने उसे मार डाला और उसका अत्यंत विस्तृत तारा मानचित्र प्राप्त कर लिया। हमारे द्वारा संकलित तारा मानचित्र की अधिकांश जानकारी इसी चिसा से आई थी। निंग ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया।
यह एक बेहद विस्तृत तारा मानचित्र था। इस तारा मानचित्र में कुल 21 स्पेस टाइम ट्रांसफर अरेज और साथ ही 86,112 अराजकता लोग दर्ज हैं। लॉर्ड क्वी ने आश्चर्य से आह भरी। जब मुझे पहली बार पता चला कि अनंत आदिम अराजकता में कितने अराजकता लोग हैं तो मैं भी हैरान रह गया था। 80,000 से भी ज्यादा अराजकता वाले लोग, और हमारे 3 लोग तो उनमें से एक हैं जो सबसे दूरस्थ हैं। सुभूति ने भी आह भरी। हालांकि निंग को बस इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तारा मानचित्र कितना विस्तृत था। उसे अराजकता लोगों की संख्या देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे बहुत पहले विश्व देवता नॉर्थवेस्ट से ऐसा ही विस्तृत तारा मानचित्र प्राप्त हुआ था। इस तारा मानचित्र में कुल 21 स्पेस टाइम एरे और 80,000 से ज्यादा तारा मानचित्र हैं। यह अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, लेकिन विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने मुझे जो तारा मानचित्र दिया है उसमें एक भी तारा एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं है। निंग ने मन ही मन सोचा, लगता है वास्ट हेवन पैलेस ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। खुशकिस्मती से मेरे पास कोशिश करने के लिए एक पूरा अराजकता चक्र है। देखो, लॉर्ड क्वी ने नक्शे के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित एक साधारण धूसर प्रकाश के धब्बे की ओर इशारा किया। वह छोटा सा धब्बा हमारे त्रिलोकों का प्रतिनिधित्व करता है। 3 लोक वही हैं। निंग हैरान था। तो फिर हमारे लिए दूसरे अराजकता लोकों की यात्रा करना आसान हो जाएगा। नहीं, सुभूति ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं होगा। फुक्सी ने भी अपना सिर हिलाया, तारा मानचित्र के उस हिस्से की ओर इशारा करते हुए। बड़ा करके दिखाओ। लॉर्ड क्वी ने सिर हिलाया, जिससे तारा मानचित्र 100 गुना बड़ा हो गया। वह 30,000 मीटर लंबा हो गया और तीनों लोकों सहित वह क्षेत्र अब और भी आसानी से दिखाई देने लगा। ये जगह त्रिलोकों को समेटे हुए है। फुक्सी ने उस धूसर प्रकाश बिंदु की ओर इशारा किया। आदिकाल से ही बाहरी एलियंस केवल एक ही दिशा से आक्रमण करते रहे हैं। वे सभी हमारे त्रिलोकों में आने के लिए यहीं स्थित इस स्थानिक भंवर से होकर आए हैं। 3 लोक वास्तव में एक बेहद खतरनाक और दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता यहाँ के इस अंतरिक्षीय भंवर से होकर गुजरना है। फुक्सी ने एक और स्थान की ओर इशारा किया। निंग ने सब कुछ याद करते हुए ध्यान से देखा। आदिकालीन अराजकता से गुजरते समय एक सुरक्षित मार्ग खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण था। फिर भी ये तथ्य कि हम खतरों से घिरे हुए हैं हमारी सुरक्षा में मददगार रहा है। इसने एलियन आउटसाइडर्स के लिए हम तक पहुंचना मुश्किल बना दिया है। उन्हें त्रिलोक तक पहुंचने से पहले अंतरिक्षीय भंवर से गुजरते हुए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, फुक्सी ने कहा। यही कारण है कि आदिकाल से अब तक हमें बहुत कम एलियन आउटसाइडर्स का सामना करना पड़ा है। स्थानिक भंवर? निंग हैरान था। क्या मानुआ इसी स्थानिक भंवर से होकर गई? हाँ, फुक्सी ने सिर हिलाया। 3 लोकों तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्थानिक भंवर से गुजरना होगा। 3 लोकों से बाहर निकलने के लिए भी तुम्हें स्थानिक भंवर से गुजरना होगा। अगर तुम सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए तो तुम्हारे लिए दूसरे अराजकता लोकों की यात्रा करना आसान हो जाएगा। और बीच में स्थित यह विशाल सूर्य जैसा धब्बा क्या है? निंग ने तारा मानचित्र के बीच में स्थित प्रकाश के विशाल धब्बे की ओर इशारा किया। फुक्सी, सुभूति और भगवान क्वी सभी उस विशाल प्रकाश बिंदु को घूर रहे थे। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। इसे बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड क्वी ने धीरे से कहा।